हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे अध्याय क्रमांक 4 की, जहां से हम करने वाले हैं हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपके चैप्टर का बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी खोपड़ी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसके अंदर छिपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि इस चैप्टर की सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएं। ये पहली बात थी। अब आते हैं दूसरी बात पर। इस चैप्टर के आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, भले ही वो आपका CUET हो या फिर JEE हो या फिर नीट हो, बात समझ में आ रही है, वहां पर कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मतलब ये कि जो चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर फिट कीजिएगा। हम चल रहे हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। चलो भैया, पहला ही सवाल बहुत शानदार। CO के सम इलेक्ट्रॉनिक आपको आयन बताने हैं। आप कह रहे हो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन बताने। सम का मतलब क्या होगा? सम का मतलब होता है एक जैसा। सम का मतलब क्या होगा? तो भाई एक जैसा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? तो भाई संख्या हो जाएगी। बोलो यस सर। तो 2 अलग अलग आपके पास आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु नहीं हो सकते। 2 अलग अलग आपके पास आयन हो सकते हैं भाई, अणु हो सकते हैं, जिनमें यदि एक समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भैया उसको सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। चलो बहुत शानदार वाली बात। तो देख लेते हैं कि इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन से हैं। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये वाली लाइन जो है इसको यहां से तहस नहस करके अपन जो है एक तरफ कर देते हैं। ठीक है जी, अरे गुरु जी, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। चलो अब भाई Cn नेगेटिव की यदि आप बात करोगे, सबसे पहले तो CO का निकाल लो। चलो CO का आप निकाल लो, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है। क्या करने वाले हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे 6 होते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कितने होते हैं? तो भैया 8 होते हैं। 6 में आपने 8 को जोड़ दिया, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया? तो भाई 14 आ गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। यदि अब Cn नेगेटिव की अपन बात करते हैं तो कार्बन के हो जाएंगे 6, नाइट्रोजन के हो जाएंगे 7, और ऊपर यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर भी आपका लगा हुआ है माइनस। और एक माइनस लगे होने का मतलब कि भैया ये ऋणायन है, और ऋणायन यदि है इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? गेन किया होगा। बात खत्म हो गई। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो देख लेते हैं। इसके 6, नाइट्रोजन के 7, एक इलेक्ट्रॉन को धारण किया है, तो 7 और 7 14। चलो पहले में आंसर आ गया, उधर भी 14 इधर भी 14। चलो इसका निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन है, बहुत जरूरी होता है भाई। ऑक्सीजन की यदि आप बात करेंगे तो कितने ऑक्सीजन है? 2 हैं। एक के पास कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 2 के पास 16 हो जाएंगे। माइनस लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा भैया 16 धन 1 बराबर यहां पर 17। यदि हम N2 नेगेटिव की बात करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 के पास 14, नेगेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब भैया 15, 14 प्लस 1 कितना हो गया? तो बहुत शानदार, तो भाई 15 हो गया। पर यदि आप O2 माइनस प्लस की बात करेंगे, पर यदि आप O2 प्लस की बात करने वाले हैं तो ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? तो भाई 2 है। 1 के 8, 2 के 16, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब बचा इसके पास 15, 16 में से 1 गया तो कितना हो गया? तो भाई 15 हो गया। आपने कहा अरे सर तो बड़ा हलवा क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी बच्चे ना अभी 11th में, 12th और JEE नीट या ड्रॉपर्स वाले जो होंगे उनके लिए तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा ही आएगा। पर यदि आप 11th क्लास में, राइट, पर यदि आप 11th क्लास में बहुत ध्यान से देखिएगा तो भैया आपके स्कूल के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। चलो तो अब आंसर जो है वो हमको कौन सा मिल गया? तो आपने कहा गुरुजी बहुत शानदार, हमें जो है Cn नेगेटिव मिल गया और का जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए, कॉपी में इसको छापा जाए, दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट को फिट किया जाए और हम चल रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। हम चल रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। चलिए आइए,
निम्न में से कौन सा युग्म समसंरचनात्मक स्पीशीज रखता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, समसंरचनात्मक स्पीशीज बनाने के लिए ना अपने को पता है क्या पता होना चाहिए, टॉप सीक्रेट है अपने को ना, सबसे पहले इसके लिए ना संकरण पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला है सिंपल सा, एकदम हलवा प्रकार का फॉर्मूला है, बस दिमाग पे फिट रखना है, उससे आप किसी भी प्रकार के जो आयन है, बात समझ में आ रही है, वहां से क्या कर सकते हो भैया, संकरण का पता लगा सकते हो। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो एक फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज वाली जो क्लास थी उसमें भी बताया हुआ था कि कैसे आप किसी आयन को या फिर अणु को देखकर उसका क्या बता सकते हो, तो भाई संकरण बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो और उसकी संरचना भी बता सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो संकरण एक जैसा नहीं होना चाहिए, समसंरचनात्मक बताने के लिए संकरण का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यदि मैं पहले वाले को देख रहा हूं CH3 नेगेटिव को, मैं CH3 नेगेटिव को यदि देख रहा हूं, बात समझ में आई, तो ये जो CH3 नेगेटिव है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp3 होगा। सवाल पैदा होता है कि सर sp3 होगा, ये कैसे पता चला? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखिएगा। संकरण पता करने के लिए, बात समझ में आ रही है, हम एक सूत्र बताते हैं। चलो, संकरण कैसे पता करें, बात समझ में आई। तो सबसे पहले पूछा गया भाई संकरण जो है उसको आप कैसे पता करोगे, तो बहुत ध्यान से देखना भैया, ये तो आपका सवाल था। अब आते हैं जवाब पर कि संकरण जो है उसको आप किस तरीके से पता करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है कुल अक्षों की संख्या पता होनी चाहिए, कुल अक्षों की संख्या, अक्षों की संख्या जो है ना, राइट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से, पता होनी चाहिए। तो भैया ये कुल अक्षों की संख्या जो है वो यदि अपने को पता है, तो आपने कहा सर फिर तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा बबुआ कुल अक्षों की जो संख्या है ना वो अपने को क्या होनी चाहिए भाई? तो पता होनी चाहिए। चलो खेल खत्म, कुल अक्षों की अपन संख्या देखते हैं, n अपने को निकालना है। अब ये जो n है, बात समझ में कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखो बेटा, आप जितने भी देख रहे होंगे, बात समझ में आई, जितने भी यहां पर आप देख रहे होंगे, अब जैसे BF2 अपन ले लिया, बात समझ में आ रही है, BF या आपने जो है BEF2 लिया, बात समझ में, तो इसमें ये आपका क्या होगा? तो भाई केंद्रीय परमाणु होगा, इसको आप सेंट्रल एटम बोलोगे। और ये दूसरा वाला जो F यहां पर दिख रहा है, ये आपका केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, ये पता है कौन सा होगा? आपका दूसरा परमाणु होगा। एक तो केंद्रीय हो गया जो सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जैसे CH4 में, CH3 नेगेटिव में कौन है? तो आपने कहा सर केंद्रीय वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, यानी कि कार्बन वहां पर आपका केंद्रीय परमाणु होगा, और हाइड्रोजन आपका जो है वो क्या होगा? तो भाई अन्य परमाणु होगा। बात समझ में आ गई? खत्म खेल। चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक, तो हम इसके लिए एक रूल बनाएंगे, बहुत शानदार सा है। देखो, आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु जो है उसके पास जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने को लिखना है। तो हम लिख लेंगे, तो केंद्रीय परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन, आपने कहा हाँ सर लिख लेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस, बात समझ में आई, प्लस 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 जितने भी एकल आबंध बना रहा है, जितने भी एकल आबंध बना रहा है, बात समझ में आ रही है, उसको अपने क्या लेनी है? तो भाई संख्या लेनी है। बात समझ में आई? तो एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, हाइड्रोजन या हेलोजन की संख्या, सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? हाइड्रोजन या हेलोजन की संख्या लेनी है, बात खत्म। ऑक्सीजन वगैरह की नहीं लेनी है। केंद्रीय परमाणु लिया, उसके बाद हाइड्रोजन या फिर हेलोजन, तो मैंने लिख दिया यहां पर हेलोजन की संख्या, ये तो लिखे लोगे? यस सर, ठीक है, इतना ले लिया, प्लस, बात समझ में आई, प्लस, ठीक है। अब यदि नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लस ऋणायन लेना है, ऋणायन ऋणायन यन 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 लेना है, और माइनस धनायन की संख्या, ठीक है। अब सूत्र को बच्चों अपन यहां पर रख रहे हैं और हम ये यहां पर जो है खेल की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इससे जो है देखो n जो रहेगा इससे आपको क्या पता चल जाएगा? तो भैया संकरण पता चल जाएगा।
n यदि है तो इससे आपको क्या पता चलेगा, तो भाई संकरण पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि एक तरफ हम n का मान रख देते हैं, आपने कहा सर बहुत आसान है, n का मान कितना, तो भाई 2 3 4 5 6 इतने में काम चल जाएगा। और यहां पर मैं कह रहा हूं संकरण है। ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिया गया है ये सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इससे पूरी आपका मतलब ये समझ लो कि संकरण का पूरा बहुत शानदार तरीके से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, राइट। चलिए तो संकरण क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात sp, यहां पर sp2, यहां पर sp3, यहां पर sp3d और यहां पर क्या होगा, तो sp3d2 होगा। साथ में यदि संकरण आपका d2sp3 है तो वो भी आपका यही होगा, ये भी आपका dsp3 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो भाई d2sp हो सकता है या dsp2 हो सकता है। बात समझ में आई, और बस इतना खेल है। एक और चीज आपने देखी होगी कि सर ये जो n होता है ना, n, बात समझ में आई, ये है क्या, तो सबकी आप ये जो घात दी हुई, जैसे इसकी घात 1 है, इसकी 1 है, दोनों को आपने जोड़ दिया तो n बराबर कितना आ गया, तो भाई 2 आ गया। यहां पर आपने कहा कि नहीं हम 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो भाई 5 आ जाएगा, तो वो देखो 5 आ गया। बात समझ में आई। तो जैसे ही आपको n पता चलेगा वैसे ही आप उसका क्या बता दोगे, भाई संकरण बता दोगे, और बाकी सबकी संरचना तो अपने को क्लियर ही क्लियर है। तो हम सबका जो है n निकाल लेते हैं, हम सबका जो है n निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका संकरण निकाल लेंगे, सबकी संरचना निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है, राइट, वो इस सूत्र से आएगा। चलो भैया, तो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, CH3 नेगेटिव का अपन निकालते हैं। बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या है भाई, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपने कहा सर 4 हैं। उसके बाद हाइड्रोजन या हेलोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, तो आप देखेंगे सर 3 है, हेलोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन है, 3 है, मैंने लिख दिया 3 प्लस ऋणायन कितना है इसके ऊपर, तो आपने कहा सर 1, देखो 1 नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो ऋणायन होगा वो कितना होगा, तो भाई 1 होगा। यहां पर मैंने +1 कर दिया, तो ये आ गया आपका, अरे रुको 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 रुको, बटे अपने को 2 भी तो करना है, अभी अपने साथ हादसा हो गया था, हादसा। बात समझ में, तो बटे कितना करना है, तो भाई 2 करना है, ये आपका n निकल कर आ जाएगा। बात समझ में, तो अब 4 और 3 7 और 1 8 और 2 ये कितना आ गया आपका, तो 4 आ गया। अब देखो 4 आ गया, आपने कहा हाँ जी सर 4 आ गया। अब भाई जैसे ही 4 आया उसका मतलब ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर आपका कोई डी ब्लॉक वाला एलिमेंट नहीं है, इसलिए अभी आप सिर्फ इसको याद रखेंगे। सामान्यतः जब n बराबर 4 आता है तो आपका जो संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट, वो sp3 होता है। तो आपने कहा सर ठीक है, चलो sp3 हो गया। बात समझ में, तो ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे बेटा, sp3 हो जाएगा। और ये कौन सा होगा, CH3 पॉजिटिव, तो ये भी हम देख लेते हैं। चलो तो CH3 प्लस स्टार्टिंग के 2 हैं, इसलिए मैं सबको सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद जो है मैं सीधे लिखने वाला हूं, ठीक है ना। चलो तो अब इसमें आपका जो केंद्रीय परमाणु है वो है कार्बन, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास 4 हो जाएगी। आपने कहा कि सर हाइड्रोजन जो है ना उसके परमाणु की संख्या हमारे पास कितनी है, तो भाई 3 है, तो मैंने यहां पर 3 कर दिया और माइनस, क्योंकि देखो इसके ऊपर ऋणायन नहीं है, तो ऋणायन की जो संख्या रहेगी वो तो मैं ऐसे 0 लिख दूंगा, फिर मैं माइनस करूंगा, धनायन है यहां पर, तो भाई धनायन कितना है, तो यहां पर 1 है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया, में 1 घटाया तो 6 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर 3 आ गया। बात समझ में, आंसर यदि 3 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, संकरण इसका क्या होगा, तो भाई sp2 होगा। संकरण इसका क्या होगा, तो sp2 होगा। तो ये एक जैसे संरचनात्मक बनेंगे नहीं बनेंगे वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो भी हम देख लेंगे, कौन सा युग्म जो है। पहले हम सबके बना लेते हैं, बात समझ में आई, पहले हम सबके बना लेते हैं। चलो ये नोट कर लो पक्का, ठीक है, बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। भैया मैं सबके अब जो है सीधे संकरण लिखने वाला हूं,
पूरा रिवीजन ही हो गया इससे तो संकरण का। ठीक है, चलो मैं सबके अब जो है क्या लिखने वाला हूं, तो भाई संकरण लिखने वाला हूं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे, लपेट देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए NH4 का जो संकरण है भाई वो क्या होगा, तो ये आपका sp3 होगा। NH3 जो है इसका क्या होगा, तो भैया ये भी sp3 होगा। SO4 2 नेगेटिव है तो इसका संकरण क्या होगा, 2 नेगेटिव है तो ये भी आपका पहले वाले का sp3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इस वाले का क्या होगा, तो इसका भी sp3 होगा। चलो भाई यहां पर यदि हम देखें तो N, ठीक है, तो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, पहले वाले का जो है वो sp2 हो जाएगा। और BeF2 की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो संकरण है यहां पर 2 2 4, तो भैया ये sp हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ब्रेन में आपको प्रैक्टिस करने के बाद कैलकुलेशन करने की हैबिट आ जाएगी। अब हम सबकी बनाते हैं संरचना। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो भैया हम सबकी जो है बनाने वाले हैं क्या, संरचना। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम बात करेंगे CH3 नेगेटिव की, sp3। चलो sp3 तो C यहां पर, अब देखो बहुत ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। एक बार यदि ये डिसाइड हो गया, एक बार यदि ये डिसाइड हो गया कि भाई संकरण कौन सा है, एक बार यदि ये डिसाइड हो गया कि संकरण कौन सा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो अक्षों की जो संख्या है संकरण से पता चलता है किसका, भाई अक्षों की संख्या का। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत रिवीजिंग वाला क्वेश्चन है, रिवीजन वाला। ठीक है, का क्या चलता है, तो भैया पता चलता है अक्षों की जो संख्या होगी उसका पता कहां से चलेगा कि संकरण कौन सा है, इससे अक्षों की जो भी संख्या होगी उसका क्या चलेगा, तो वही पता चलेगा। अब sp3 की यदि आप बात करोगे, जैसे sp3 की यदि आप बात करोगे तो sp3 क्या होगा, तो 4 अक्ष होंगे। n जो है वो क्या है, तो भाई अक्षों की संख्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अक्षों की क्या है, तो भाई संख्या है। बात समझ में आ गई? तो sp3 यदि है इसका मतलब बीच में आपका केंद्रीय परमाणु होगा 1 2 3 4, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, यानी कि आपका चतुष्फलकीय। सारा चैप्टर आपकी आंखों के सामने गूंज रहा होगा, घूम रहा होगा, क्योंकि ये सब कुछ हम बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो भाई sp3 हो गया आपका, वो हो गई आपकी अक्षों की संख्या। तो मैं यहां पर अब जल्दी जल्दी बना देता हूं, है ना, चलो आ जाओ। तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, देखो कार्बन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे सर 4, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और भैया ये यहां पर अपन नेगेटिव साइन लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। ठीक है, हम CH3 पॉजिटिव की बात करेंगे, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो भाई इसमें sp2 ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन, sp2 है तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है जी, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। आपको पता है कि कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उसके ऊपर धन आ गया। चलो ये दोनों बना लिए हमने, ये बनाते हैं NH4 NH3, पहला, दूसरा, तीसरा, sp ये यहां पर H और H, ये प्लस। नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया अब हो गई संख्या 1 2 3 4। ठीक है जी, यस सर। चलिए हम बात करेंगे NH3 की, NH3, तो भैया ये होता है आपका NH3। तो यहां पर भी मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। SO4 2 नेगेटिव और BF4 हम कहां बनाएंगे, तो भैया हम इधर पे बनाएंगे। चलो SO4 है ना, तो ये आपका हो जाएगा भाई सल्फर, हाइब्रिडाइजेशन आपका था 1 2 3 4, तो एक ऑक्सीजन यहां पर, दूसरा ऑक्सीजन यहां पर, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, यहां पर एक नेगेटिव साइन, यहां पर एक नेगेटिव साइन। तो ये बन गया आपका क्या, तो भाई ये बन गया आपका क्या, SO4 2 नेगेटिव, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, BF4 नेगेटिव जो है वो बना लेते हैं। तो BF4 नेगेटिव है, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है sp3 होगा। चलो तो ये हो गया आपका फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन, और यहां पर किसी एक में आप क्या कर दो, नेगेटिव लगा दो, या फिर आप ये यहां पर ऐसे लगा दो नेगेटिव, ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो, एक ही बात है। कैसे हुआ है वो सब अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो यार मुझे तो सही आंसर यही लग रहा है, ये भी हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। NH4 और ये सब भी बना लेते हैं। ठीक है, चलो
तो NH2 नेगेटिव, तो sp2 बनाना है अपने को, तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स NH2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, आपने एक और ला दिया तो अब इसके पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा ये गलत हो गया, दिस इज योर sp3। ठीक है, चलो, क्योंकि नाइट्रोजन बन गया ऑक्सीजन, इस तरीके से यहां पर आपका आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। और लास्ट में हम बात करेंगे BeF2 की। तो भाई एक बात बताओ, Be और इधर पे एक F और इधर पे एक F, सबकी संरचना हमने बना दी है। संरचना को आप बिना संकरण के नहीं बना सकते, संकरण जो है उसके लिए आपको N की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए एक सूत्र होता है, इसलिए हमने पूरा रिवीजन कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि समसंरचनात्मक कौन सा होगा। ठीक, तो अब आप बोलेंगे कि सर देखिए ये वाला तो नहीं होने वाला, ये वाला तो नहीं होने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि वो आपका कैसा है, तो भाई आपका ये कैसा है, तो देखो ये ऐसा ट्रायंगुलर प्लेनर है आपका, बात समझ में आ रही है? उसको हम बोलेंगे समतली। सम आपका क्या है, तो भाई ट्रायंगुलर है, मतलब कि त्रिभुजीय है। पर इसकी यदि आप बात करोगे तो ये कैसा होगा, पिरामिडल होगा। ये क्या बना रहा है, तो भाई पिरामिड बना रहा है। ऑन द सेम वे ये वाला आपका टेट्राहेड्रल है, ये आपका पिरामिडल है, ये भी नहीं हो सकता। एक समान आकार होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, आकार जो है वो एक समान होना चाहिए। ये भी आपका टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है, वो भी आपका टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। देखो कैसे पता लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बना रहे हैं ना यहां पर अक्ष में, इन इलेक्ट्रॉनों को हम संरचना में काउंट नहीं करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग संरचना में काउंट नहीं करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, इसको नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा। ये कैसा है आपका, तो भैया आपका पिरामिड। मैं लिख भी देता हूं, रुको रुको, मैं सबके नाम दे देता हूं, ठीक है। ये पिरामिड ये है, ये पिरामिड बना रहा है। ये कैसा है, तो भाई ट्रायंगुलर प्लेनर है, मतलब त्रिभुजीय समतल है। बोलो यस सर, ठीक है। ये कैसा है, तो ये आपका चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय, ठीक है। ये वाला कैसा है, तो ये पिरामिडीय है, पिरामिडीय। बोलो यस सर, पिरामिडीय, ठीक है। चलिए ये कैसा है, तो भाई ये आपका चतुष्फलकीय है। बोलो यस सर, ये भी चतुष्फलकीय है आपका। और ये कैसा है, तो ये भी आपका चतुष्फलकीय है, खत्म खेल, ठीक है। पर यदि आप इसकी बात करेंगे तो भैया ये कैसा है, ये बेंट है, ये मुड़ा हुआ है। इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। कैसा है, ये मुड़ा हुआ है। और ये कैसा है, तो भाई रेखीय है। बोलो यस सर। तो कौन से ऐसे दो हैं जो आपको एक समान दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा SO4 सल्फेट आयन और आपका बोरॉन आपका क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो बोरॉन टेट्राफ्लोरीन जो है आपका, उसका जो आयन होगा, इन दोनों का एक समान क्या है, तो भैया संरचना है। इन दोनों की क्या है, तो भाई एक समान संरचना है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और यही अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। देखो ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, पर आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जो है वो सीख लिए ना, इसके बाद के जितने क्वेश्चंस आएंगे, ये JEE का क्वेश्चन था, नीट में भी पूछा गया है, CUET में भी आएगा, और स्कूल के एग्जाम्स में तो कभी भी पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, ये जो है, अब क्योंकि हम पूरा संकरण पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बाद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है, हम इसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। केवल एक पाई आबंध वाला अणु जो है वो आपको चुनना है। अरे बड़ी शानदार सी कहानी भाई। पाई आबंध क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पाई आबंध क्या होता है। देखो मेरे पास HCl है, बोलो यस सर। तो ये जो अकेला होता है ना, ये होता है आपका सिग्मा। पहला जो आबंध होता है, एकल आबंध जो होता है, वो आपका सिग्मा होता है। पर यदि आप कहते हो कि सर हमारे पास ना ऑक्सीजन है, तो भैया पहला सिग्मा और दूसरा क्या होगा, तो भाई पाई होगा। फिर आपने कहा सर हमारे पास तो नाइट्रोजन भी है, तो भैया पहला सिग्मा होगा और उसके बाद के सारे जो हैं वो क्या होंगे, तो बेटा पाई होंगे। बात समझ में? तो एक आपको पहला वाला एकल जो है वो आपका सिग्मा होगा, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं दे ऑल आर पाई।
कच्छू समझ में? बोलो यस सर, पहला वाला सिग्मा, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पाई होंगे। बहुत शानदार सिगानी, अरे अपन निपटा देंगे इसको पूरा। ठीक है, ये तो गलत ही दिख रहा है मेरे को देखने में, यदि इन्होंने CS2 नहीं लगाया है यहाँ पे तो। सी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे बना लेते हैं। चलो क्लियर हो गई पाई वाली कहानी। एक के बाद जितने वो सारे के सारे पाई हैं, तो यहां पर जैसे एक पाई है, यहां पर जैसे 2 पाई है, तो वही बात हो गई, पाई पाई का हिसाब अपने को रखना है। बात समझ में आ रही? पाई पाई का हिसाब अपने को रखना है। आपने कहा ओके गुरुजी, बढ़ेंगे आगे गुरुजी, आ जाओ। ठीक है, तो भाई ये CH हो गया, CH हो गया। यार ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा यहां पे, हाँ मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड ही रहा होगा। CH 1 2 3 और ये यहां पर CH 3 रहे होंगे ऐसे। इसको देख लेते हैं, ये आपका CH2 है, ये आपका डबल बॉन्ड है, फिर आपका ये CH है, उसके बाद फिर ये यहां पर आपका C है, फिर उसके बाद यहां पर O है, यहां पर आपका H है। पूरा बनाना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो इधर वाले को भी बनाते हैं सबसे पहले, है ना। CH3 हो गया, फिर यहां पर ये CH हो गया, फिर इसने डबल बॉन्ड बना लिया, फिर यहां पर CH2 हो गया। इसको भी हम प्रोसीड करने वाले हैं भाई। CH3 हो गया, फिर C हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये C हो गया। हमको तनिक कंफ्यूजन लग रहा है, ये CH रहा होगा, ये बच्चों CH रहा होगा, और ये यहां पर भी आपका H रहा होगा, ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये यहां पर एक और बॉन्ड रहा होगा, इस तरीके से ये हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। और CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, और उसके बाद फिर ये यहां पर आपका C हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये आपका OH हो गया। खत्म खेल, बात समझ में आ गई। चलिए भाई, तो देख लेंगे। सिंगल पाई का मतलब ये हुआ कि एक डबल बॉन्ड जो है उसमें आपको सिंगल पाई मिल जाएगा। आपने कहा केवल एक पाई आबंध, मतलब कि हमें सिर्फ एक द्विआबंध चाहिए। हमें जो है सिर्फ एक क्या चाहिए? तो भैया हमें सिर्फ एक द्विआबंध चाहिए। एक डबल बॉन्ड जो है उससे हमारा क्या होगा? तो काम चल जाएगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड यदि होंगे तो पाई की जो क्वांटिटी है वो कैसी होगी भाई? बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से देखो, सारे सिंगल बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, वो तो सिग्मा है, बात ही नहीं करनी है अपने को सिर्फ पाई की बात करनी है। अपन पाई की बात करेंगे भैया, पहला पाई क्योंकि ये तो सिग्मा है, फिर ये पाई, फिर ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यहां पर ये एक पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया। भाई एक बार देखो, ये सिग्मा हो गया, फिर ये पाई हो गया, और फिर ये क्या हो गया? आपका पाई हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। मतलब कभी कहना चाहते हैं कि सर एक द्विआबंध वाला चाहिए, तो भैया यही अपना जो है वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बहुत शानदार तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, मजा आएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलिए भाई, तो आपने नोट कर लिया। अब देखो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो जो आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंप्यूटर महाशय की जो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है वो भी अपन को क्या हो जाती है? एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, जन्म जन्मांतर तक आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी कि कार्बन जो है वो 4 आबंधी बनाएगा, ना तो 4 से कम, ना तो 4 से ज्यादा। यदि आपको ये सूत्र, या सूत्र नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, तो फिर आपको कभी भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम ज्यादा होने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब मैं हीरो तो बहुत बन रहा हूं, पर बिल्कुल सही बात है कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखो ठीक है, CH CH CH, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है भैया, उसमें भी 2 पाई हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या होने वाला है, वो भी हम बात कर लेंगे। एक धातु M है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करेंगे भैया। ये रहा M, पर रुकिए, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट क्या है भाई? M को मैंने यहां पर लिखा, मुझे रंग बदलना था। बात समझ में आ रही है? बस वही ट्विस्ट था। तो 1s2 यहां पर हो गया भैया, 2s2 यहां पर हो गया, उसके बाद हमने कहा 2p6 हो गया, और 3s1 हो गया। चलिए सवाल पैदा होता है कि गुरुदेव बस ये बता दो कि कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, राइट, कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी? तो आपने कहा सर 2 और 2 4 और 6 10, और 1 कितना हो जाएगा? तो भाई 11। अब 11 जैसी हुआ ना, जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 11 पता चली, सोडियम जो है वो निकलकर सामने आया, तो ये सोडियम है आपका। चलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था।
इसको यदि हम दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में हमारे पास बबुआ 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे यह क्लियर हो गया कि ये एकल आबंध यानी कि एक ही आबंध बनाएगा। और अब एक आबंध बनाने के लिए क्या करेगा बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ भाई कि सर एक आबंध बनाने के लिए क्या करेगा। तो आप बोलोगे सर ऑक्टेट तो ये कंप्लीट करना चाहता है, मतलब ये भी चाहता है कि इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। बात समझ में, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर जो है आवेश कौन सा आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा +1 आ जाएगा। तो ये एक ही आबंध बनाएगा और इसके लिए ये जो है वो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, तो M+ बन जाएगा। ये ठीक है पक्का, यस। जैसे ही आपने ये लिखा, मैं आपको लेकर चलूंगा कहां पर, कक्षा 9वीं में, जहां पर हमने देखी थी क्रिस क्रॉस मेथड, ऐसी वाली, ये वाली बात समझ में आ रही, जहां पर हमने ऐसी वाली कॉन्सेप्ट को खल्लास करने वाली मेथड देखी थी। राइट है कहानी, बोलो यस सर। चलो भैया, मैंने यहां पर लिखा M+, आपने कहा ओके गुरुजी, उसके बाद मैंने यहां पर लिखा O2-। अरे बाबा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन जो है, ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन का यौगिक जो होता है, उसको अपन ऑक्साइड कहते हैं। खेल खत्म। तो इसके लिए तो मैंने M+ लिख दिया, और अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन, तो उसके लिए 2- लिख दिया, खत्म। यहां पर जो लिखा है उसको ये लिख दो, वहां जो लिखा है उसको ये लिख दो, खत्म खेल। ऐसा हलवा टॉपिक निकल कर आया, ठीक है, कि आपने कहा गुरुजी ये तो M2O बन जाएगा। आपने कहा गुरुजी ये तो M2O बन जाएगा। याद करो कक्षा 9वीं के वो दिन, याद है, बहुत बढ़िया। यदि याद नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। देखो M2 जो ऑक्सीजन के नीचे लिखा होता है, बात समझ में आ रही है, वो आपकी संख्या होती है इधर वाले आपका जो भी मेटल होगा या तत्व होगा उसकी। तो M2O जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया 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 बहुत सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई, यस सर, खत्म खेल, बढ़ेंगे आगे, आ जाओ। अगला सवाल, हीरा ग्रेफाइट और एसिटिलीन में कार्बन के संकरण अवस्था का क्रम क्या होगा। बात समझ में आई, कार्बन के संकरण अवस्था का क्रम क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबका अपने को जो है सूत्र पता होना चाहिए। सबका जो है हमको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। और ट्रस्ट भी हीरा और ग्रेफाइट से ही कनेक्ट हो जाएगा ये, तो हमें जो है एसिटिलीन तक जाने की जरूरत ही नहीं है। एसिटिलीन क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलो तो ठीक है जी, कर लेते हैं, हीरा बनाते हैं। सबसे पहले हीरा जो है आपको यदि याद हो तो हीरा, देखो कार्बन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भैया 4। कार्बन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, तो 4। और हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, मतलब कार्बन में जब वो हीरा बनाएगा तो कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। तो आप हीरे का यदि संरचना देखेंगे तो ऐसी होती है बेटा, बिल्कुल देखा होगा आपने। हीरे की यदि आप संरचना देखेंगे, बात समझ में आई, तो आपने इस तरीके से देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। बोलो यस सर। किधर बनाऊं, ऐसे, ये कार्बन की, फिर इधर इधर ऐसे। तो आप देखेंगे हर एक कार्बन जो है वो क्या कर रहा है भाई, वो हर एक कार्बन आपका 4 आबंध बना रहा है। क्या बना रहा है, तो आपने कहा गुरुजी 4 आबंध बना रहा है, 4। हर एक कार्बन आपका जो है वो क्या बना रहा है, तो भैया 4 आबंध बना रहा है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बढ़िया लगेगा। ये आपका हीरा था, ठीक है। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, तो हीरे की जब आप बात करेंगे, राइट, ये था आपका हीरा, हाइब्रिडाइजेशन था आपका sp3। तो जहां sp3 नहीं है वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो भैया ये गलत हो गया, खेल खत्म। तो ये कैसा हो गया आपका, तो भाई ये गलत हो गया, खेल हो गया खत्म। हम बात करेंगे किसकी, ग्रेफाइट की। तो आप जानते हो कि ग्रेफाइट जो है वो षटभुजी आपकी आकृति बनाता है। चलो ग्रेफाइट भी बना लेंगे भैया। तो आप यदि जानते हो बच्चों, तो 1 2 और रुको रुको रुको, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा।
बात समझ में आई। फिर यहां पर आपने लिखा, 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 बस आप लिखते गए और आप हीरो बनते गए। बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। और भैया इस तरीके से आपके ग्रेफाइट का निर्माण हुआ। अब यदि आप देखेंगे तो यहां पर निर्माण किसका हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण किसका हो रहा है? तो भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन का यहां पर निर्माण हो रहा है। तो हो गया ना खत्म, sp3 sp2 sp और sp, चलो खत्म बात। और यही आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। क्या? तो CH1 2 3 CH, खत्म खेल। बात समझ में आ रही है? दैट्स ऑल। आप इसे नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम चलने वाले हैं अगले वाले सवाल की तरफ। तो भैया एसिटिलीन के लिए भी आप देख लीजिएगा, एकदम रेखीय है। इसका मतलब ये कि इसमें क्या होगा आपका? तो sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जो है वो हो जाएगा। चलो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और चीजों को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। अब पूछा गया है कि निम्न में से किस युग्म में दोनों अणुओं में समान आबंध क्रम है? बात समझ में आई? समान जो है भाई आबंध क्रम पूछे गए हैं किस युग्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबके जो है बॉन्ड ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब देखो, आबंध क्रम का मतलब होता है आबंधों की संख्या। बात समझ में? आबंधों की क्या बनानी पड़ेगी? तो भाई संख्या आपको जो है वो बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यदि आपने आबंधों की संख्या बना दी तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, तो N2 की यदि हम बात करेंगे तो N2 जो है वो है आपका 1 बाय 1 हम सारे कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात, 1 बाय 1 हम सारे कर लेते हैं, है ना? तो N2 क्या होगा आपका? तो 1 2 3 और यहां पर ऐसा। O2 2+ की यदि हम बात करते हैं, O2 2+ की यदि हम बात करेंगे, O2 2+ की यदि हम बात करेंगे तो O2 2+, हाँ जी यही होगा। N2 और O2- की बात कर लेते हैं, ये O2 2+ हो गया, 2+ हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो है क्या कर दिए? तो भाई दान कर दिए। अच्छा, इसको पता लगाने का एक तरीका और भी है कि अब भैया कुल इलेक्ट्रॉन जो है, बात समझ में आ रही है? यहां पर जो है कुल इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कर लीजिएगा? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप कुल इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लीजिए। जैसे कि अब आप बोलोगे, है ना, अब आप बोलेंगे भाई बॉन्ड ऑर्डर के लिए N2 तो अभी भी ऐसा ही रहेगा। बोलो यस सर। और यदि हम O2 नेगेटिव की बात करेंगे, यदि हम O2 नेगेटिव की बात करेंगे तो भैया यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? O2 नेगेटिव है तो कुल इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे कितने? तो 17 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, आप याद करो जब हम लोगों ने MOT पढ़ा था तब वहां पर इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमने देखी थी। तो भाई ये आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब ये आपका नेगेटिव है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर N2 नेगेटिव की यदि आप बात करेंगे तो भाई N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो 1 और 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आधा हो जाएगा। डैश का मतलब आपका क्या है? तो भाई आधा इलेक्ट्रॉन से। चलिए, और O2 की यदि आप बात करेंगे तो यहां पर आपके पास 2 हैं, तो सीधी बात यह है। और O2 नेगेटिव और N2, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो भाई O2 नेगेटिव जो है वो आपका हो जाएगा 2 नेगेटिव, N2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 2 और 3 यहां पर हो जाएगा। खेल कैसा हो गया? एकदम खत्म। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए कि दोनों परमाणुओं के बीच में जो आबंधों की संख्या है वो किसमें एक जैसी है? तो आप बोलेंगे सर देखो यहां पर भी 3 आबंध थे और यहां पर भी 3 आबंध थे, तो यदि आबंधों की संख्या कैसी होगी? एक समान होगी। इसको हम ये बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर या आबंध जो है वो क्रम कैसा है? तो भाई एक समान है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बात समझ में आई? तो सबके आपको आबंधों की जो संख्या है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे आपको पता चलेगी? तो भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक जो आपका सिद्धांत था वहां से आपको पता चलेगी। उसकी भी प्रैक्टिस हम लोगों ने टॉपिक वाइज में कर रखी है, आप प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा। बड़ा हॉट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आइए, निम्न में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक सबसे कम है? बड़े इंटरेस्टिंग से कहानी। निम्न में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक यदि पूछा जाएगा कि भैया सबसे कम है, निम्न में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक जो है वो कैसा है? सबसे कम है। सवाल पैदा होता है कि भाई क्वथनांक जो है वो क्या चीज होती है? तो एक तापमान। क्या होगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भैया, ये हो जाएगा आपका एक तापमान। बात समझ में आ रही है? एक तापमान जिस पर जो आपका द्रव होगा,
बात समझ में आई? एक तापमान जिस पर आपका जो द्रव होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो भैया गैस में क्या होगा, तो बदल जाएगा। बात समझ में आई? एक तापमान जिस पर द्रव जो होगा वो गैस में क्या होगा, तो बदल जाएगा, उस तापमान को हम बोलते हैं क्वथनांक। तो सबसे कम किसमें होगा, जिसमें आबंधन जो है वो कैसा होगा भाई, सबसे, बात समझ में आ रही है, सबसे वीक होगा। क्वथनांक के कम होने का मतलब ये है ना, बहुत ध्यान से देखना, क्वथनांक के कम होने का मतलब क्या है। तो देखो इंटरेस्टिंग बात, यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो भाई ये क्या है, तो ये तो हमारा जल है, बोलो यस सर। ये क्या है, तो भाई ये जल है, और ये हमारा कैसा होगा, तो भाई द्रव होगा। बात समझ में? तो अब आपके पास में क्या है, तो H2S है, H2O है, ठीक है, उसके बाद H2SE है और H2TE है। बात समझ में? बताओ किसमें जो है सबसे कम क्वथनांक होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए भैया, तो H2O जो है वो तो आपका जल हो गया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी यदि हम बात करेंगे तो ये जो चीज आपको दिख रही है ये होगी आपकी गैस। और सीधी सी बात की, यदि हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ है जो कि गैसीय अवस्था में है, बात समझ में आ रही है, हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ है जिसको आप बोलते हो कि सर ये जो पदार्थ है ना ये गैसीय अवस्था में है, क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर, तो इसका क्वथनांक कैसा होगा भाई, गैस का जो क्वथनांक है वो कैसा होता है भाई, कम होता है। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा सघनता बढ़ती जाएगी क्वथनांक उतना बढ़ता जाएगा। तो H2S जो है वो अपनी क्या होगी, गैस होगी, इसका क्वथनांक जो है वो कैसा होगा, तो भाई सबसे कम होगा। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। हम आगे चलने वाले हैं और हम एक अगला सवाल देखेंगे। चलिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑर्थो, मेटा और पैरा जो होता है, बेसिकली हम ये जब कार्बनिक आपके जो होते हैं, यौगिक होते हैं, वहां पर इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले तो अपने को फिनॉल बनाना पड़ेगा। आपने कहा हाँ जी सर फिनॉल बना लेते हैं। तो भाई ये रहा फिनॉल, बीच में आपने बेंजीन का ऐसा गोला बना दिया, ऊपर की तरफ आपने OH बना दिया, और ऑर्थो है मतलब कि यहां पर आपका लगा हुआ है NO2, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। वहीं के वहीं यदि हम बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल की, ऑर्थोमेटापैरा, 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 ये OH हो जाएगा, यहां पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो NO2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वहां पर हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। बात समझ में आ रही है? इन सब के मिश्रण को आप यदि क्या करना चाहते हो भाई, पृथक करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, तो वो आपसे, तो भैया देखो सीधी सी बात, इनके जो क्वथनांक है ना, पता है यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है सीधे सीधे कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान की, कि क्वथनांकों का जो अंतर है, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, यहां पर क्वथनांकों का जो अंतर है वो कैसा है, बहुत कम है। कैसा है भाई, बहुत कम है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रभाजी आसवन करना होता है। क्वथनांकों का अंतर यदि आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उसके लिए हम आसवन करते हैं, पर यदि क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होगा तो भैया सीधी सी बात की यहां पर हम जो है वो क्या करेंगे, आसवन करेंगे। आपने कहा ओके सर, तो आसवन मतलब ये क्रिस्टलन नहीं कर सकते, वाष्पीकरण नहीं कर सकते, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, भाप आसवन। ठीक है, दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये दोनों ही जो आपको दिख रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं भैया हमारे जो कार्बनिक रसायन वाले अध्याय हैं वहां पर। तो ये कहानी वहां पर जाकर और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप और दाब पर हाइड्रोजन ऑक्साइड के कारण रेखीय बहुलक के रूप में अस्तित्व में रहता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड तो यहां पर नहीं होगा, हाइड्रोजन आबंध के कारण। बात समझ में आई? हाइड्रोजन आबंध के कारण रेखीय बहुलक में होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, यहां जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें सारे के सारे जो हैं उसमें हाइड्रोजन आबंधन नहीं हो रहा है। देखो इसमें तो हो ही नहीं रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और यदि इन सबकी संरचना हम बनाने की कोशिश करेंगे तो एक अणु दूसरे अणु से भाई हाइड्रोजन आबंधन जो है उसके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जैसे हम H2O की बात करेंगे तो ये हो गया आपका H, या फिर रुको
ये हो गया आपका क्या O, यहां पर हो गया H, फिर यहां पर हो गया H, फिर यहां पर हो गया O, ये किया आपने कनेक्ट, फिर हो गया यहां पर H, फिर यहां पर हो गया H, बोलो यस सर। फिर भैया यहां पर O हो गया, फिर इसको कनेक्ट किया, फिर यहां पर H और यहां पर भी आपका H हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। ठीक है, चलो। तो क्या ये रेखीय है? तो आप बोलेंगे सर ये रेखीय नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आबंधन जरूर हो रहा है, पर ये जो है वो बिल्कुल भी रेखीय नहीं है। तो जब ये रेखीय नहीं है तो ये गलत हो जाएगा अपना, ये वाले को अपन हटा देते हैं, तो भाई ये गलत हो गया, इसमें तो हाइड्रोजन आबंधन है ही नहीं। HCl की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर जो हाइड्रोजन आबंधन है पार्शियल है, कुछ एक किताबों में बोला गया है कि भाई पार्शियल है, पर हम क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आबंधन को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए तो वैसे ही गलत हो गया। पर यदि आप HF की बात करते हो और यदि आपने किताब देखी है, जो कि डेफिनेटली आपने देखी हुई है, तो भैया यहां पर HF होगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा किससे? तो भैया HF से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा किससे? तो H और F से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? तो भैया यही कहलाएगी अपनी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर, बहुत शानदार है कहानी। चलो, तो यही कहलाएगी आपकी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? बोलो यस सर। और यही अपना क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट में अमोनिया दिया गया है, हाइड्रोजन आबंधन तो इसमें होगा, पर ये रेखीय नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुलक क्यों? क्योंकि ये सब आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो इन सब को हम बोलेंगे रेखीय बहुलक। खत्म खेल। तो इस सब को हम क्या बोलेंगे भाई? रेखीय बहुलक बोलेंगे। दैट्स ऑल, खत्म खेल। नोट कर लो। पक्का? आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल पक्का। चलो, और हम आगे बढ़ने वाले हैं। कौन सा वर्गाकार समतलीय अणु है? हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबका, बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना पड़ेगा भैया? इन सबका संकरण बताना होगा, और सबकी जो है हम क्या करने वाले हैं? तो भाई सीधी सी बात है, हम सबकी संरचना बनाएंगे, सबका संकरण बनाएंगे और संरचना बनाएंगे। दो चीजें चाहिए होती हैं, एक अपने को चाहिए होता है संकरण, बोलो यस सर, के साथ साथ अपने को क्या पता होनी चाहिए? संरचना। संकरण और इसके साथ हमें क्या पता होनी चाहिए? तो भाई संरचना पता होनी चाहिए। संकरण और क्या पता होनी चाहिए? तो संरचना पता होनी चाहिए। बस इतनी सी कहानी है। चलिए सारे बना लेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? XeF6 की हम बात करने वाले हैं। तो XeF6। चलो, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा आपका sp3d3। चलो, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा sp3d2। यहां पर कितना हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा sp3d2। और इधर पे यदि हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई सीधे सी बात है, ये हो जाएगा sp3 6 और 2 8, सॉरी 8 और 2 10, sp3d। बात समझ में आ रही है? सबके जो है हमने क्या निकाल लिए? तो भाई संकरण निकाल लिए। कैसे निकाले? तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र लिखा हुआ था, वहां से हमने सबके क्या निकाल लिए? संकरण निकाल लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? इन सबकी संरचना बनाने वाले हैं। और इन सबकी संरचना बनाना बड़ा ही कैसा है? तो भाई आसान है। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो हम क्या करने वाले हैं? इन सबकी संरचना बनाने वाले हैं। चलिए बनाते हैं XeF6 की। तो ये हो जाएगा भैया आपका ज़ेनॉन। बोलो यस सर। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और ये यहां पर फ्लोरीन 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 और आपका यहां पर फ्लोरीन, यहां पर भी आपका फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि ज़ेनॉन की यदि आप बात करोगे तो भाई ये क्या है? एक प्रकार की नोबल गैस है। नोबल गैस है मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 हमने ऊपर लगा दिए। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। ठीक है, चलिए XeF4 की यदि हम बात करेंगे तो ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। sp3d2 अपने को बनाना है। चलो, तो ये हो गया हमारा sp3d2। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका हो जाएगा, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, और भैया यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अब देखो बेटा, यदि मैं सबकी संरचना बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा इसमें समय लग जाएगा, इसलिए आपको पहले से जो है संरचना, जैसे ही आपने किसी उदाहरण को देखा, आपको उसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना पहले से पता होनी चाहिए, मतलब बनाते आनी चाहिए। चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। XE और F4 की यदि हम बात करेंगे तो भाई ये XE हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F, ये भी हो गया आपका F, यहां पर आप डाल दो ऐसा और यहां पर आप लिख दो ऑक्सीजन। ठीक है, 3 हम बना चुके हैं। हम चलते हैं किसकी तरफ, पहला हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, हम बात करेंगे चौथे के बारे में। चलिए sp3d बनाना है अपने को, तो मैंने ये जेनॉन रखा और sp3d है, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5। चलिए अब मुझे 2 फ्लोरीन डालना है, 2 ऑक्सीजन डालना है। फ्लोरीन को दूर दूर रखिए, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का जो परमाणु होता है उसको हम दूर दूर रखेंगे ताकि भैया इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है रिपल्शन यानी कि आपका जो प्रतिकर्षण है वो ना हो, और यहां पर आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स ऑल। और यहां पर क्या आ जाएगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो नाम लिख दें सबके, आपने कहा हाँ जी सर नाम वाम लिख देते हैं सबके। तो ये तो भाई आपका क्या हो गया, तो रुको ये क्या था आपका, XE था, O था, F4 था, और ये क्या बना रहा है, तो भाई ये बना रहा है पिरामिड, ये पिरामिडीय बना रहा है। बात समझ में आई, बोलिए यस सर। ये क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि वर्गाकार समतलीय। देखो बहुत ध्यान से देखो भैया, ये वर्गाकार समतलीय होगा। ये क्या होगा, तो भैया ये वर्गाकार समतलीय होगा। ये क्या होगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका वर्गाकार समतलीय। बात समझ में आई? अब देखो मैंने कहा, मैंने यहां पर बीच में ना एक जेनॉन ले लिया, मैंने यहां पर बीच में एक क्या ले लिया, तो भाई जेनॉन ले लिया। अब मुझे 4 फ्लोरीन लगाने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मैंने बीच में जेनॉन ले लिया, मुझे 4 फ्लोरीन लगाने। अब एक जो है वो ऊपर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होगा आपका, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये वर्गाकार समतलीय, और यही क्या होगा हमारा सही जवाब होगा, और यही क्या होगा हमारा सही जवाब। इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये तो भैया आपका आर्किमिडीज एंटीप्रिज्म है, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये कैसा होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सीसॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, तो भैया ये सीसॉ होता है आपका। ठीक है, इसको हम ढेंकुली बोलते हैं। मतलब यार ये नाम क्यों रखा है यार, मतलब कुछ अच्छा ही नाम बोल देते हैं। बात समझ में आई? तो इसको हम ढेंकुली बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मतलब कुछ नॉर्मल सा नाम रख देते, पप्पू बबलू टाइप का। क्लियर है? पर इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई ढेंकुली बोलेंगे। क्लियर है कहानी? तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी अपना गलत हो गया, ये भी अपना गलत हो गया भैया, ये भी गलत हो गया। पर यदि आप देखते हो राइट, बोलो यस सर, तो वर्गाकार समतलीय कौन सा है अपना, राइट। तो भैया ये हमारा वर्गाकार समतलीय है, और यही क्या होगा हमारा, थोड़ा सा इसको यहां से हटा देते हैं, और यही क्या होगा हमारा, तो भाई सीधी सी बात है, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक, बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भैया और आगे बढ़ने वाले हैं। इसकी संरचना कैसी होगी, तो आप यदि ध्यान से देख रहे हैं, राइट, तो आप यदि ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर और कुछ अच्छे अच्छे अपने को ना ऑप्शंस दिख रहे हैं कि रेखीय है, समतलीय है, समतलीय मतलब इस तरीके से, असमतलीय है, या फिर अनेक अनुनाद संरचना है। तो देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले CH2 है, बोलो यस सर। और यहां पर आपने डबल बॉन्ड लगाया, फिर C हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, और इसके बाद आपका फिर से जो है क्या हो गया भाई, CH2 हो गया। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहां पर संरचना किसकी पूछी जाती है, तो हमेशा से देखिएगा भैया जो आपका केंद्रीय परमाणु होगा उसके बारे में यहां पर बातें होंगी। केंद्रीय 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 परमाणु जो होगा इसके बारे में यहां पर क्या होगी, तो भैया बातें होंगी। जो भी आपका केंद्रीय परमाणु होगा उसके बारे में क्या होगी, तो भाई सीधी सी बात है, बात होगी। अब केंद्रीय कौन है, तो आप कहोगे सर ये बीच वाला जो C है ना, जो अपने दोनों हाथ फैलाकर दोनों तरफ से CH2 को जोड़े हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, केंद्रीय परमाणु बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एटम। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इसमें जो संकरण है वो कौन सा है, तो भाई sp है।
कौन सा है? sp है। और यदि sp संकरण कहीं पर होगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि ये कैसा हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा। यदि sp संकरण है तो भाई ये कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेखीय। दैट्स ऑल। खेल कैसा हो गया? खत्म। हम क्या करने वाले हैं? क्रॉस चेक। बिल्कुल हमने कर लिया। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि निम्न में से कौन सा युग्म समसंरचनात्मक है? इसका मतलब ये कि कौन से ऐसे दो हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कैसा है? तो भाई एक समान है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो XeF2 है, IF2 नेगेटिव है। सबके हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से भी अपने को पता चल नहीं 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 नहीं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से पता नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो मैं ना सबका संकरण भी बनाता हूं। जब तक मैं सबका संकरण लिख रहा हूं आप स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है? चलो पहले वाले का क्या होगा? तो भाई sp3d होगा इसका। इस वाले का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसके बाद 7 और 2, ठीक है जी, ये भी हो जाएगा आपका sp3d। कैसे किया तो वो भी बता देता हूं। देखो जेनॉन F2 आपने लिखा था, बोलो यस सर। अब जेनॉन जो है इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की संख्या 2 है, बटे हमने 2 किया, आंसर कितना आ गया भैया? 10/2 कितना आ गया भाई? 5 आ गया। 5 आ गया, इसका मतलब sp3d हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। बस खेल खत्म। चलिए और आगे हम बढ़ने वाले। NH3 की यदि हम बात करेंगे देन दिस इज व्हाट sp3। BF3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा sp2। CO3 2 नेगेटिव की यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sp2। SO3 नेगेटिव की यदि हम बात करेंगे, 2 नेगेटिव की यदि हम बात करेंगे तो भाई ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 sp3। चलो ये भी हो गया। PCl5 की यदि हम बात करेंगे तो फास्फोरस है। फास्फोरस है मतलब लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 5 क्लोरीन है आपका, तो भाई ये भी हो जाएगा आपका sp3d। और ICl5 की यदि आप बात करते हो तो ये हो जाएगा आपका sp3d2। sp3d2। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। यहां तक की जो कहानी है भैया वो एकदम कैसी है? क्लियर है। तो अब यदि आप ध्यान से देखेंगे समसंरचनात्मक में मुझे लास्ट वाले में तो कहीं पर कुछ फील नहीं आ रहा है कि एक समान जो है क्या होगा भाई? संरचनाएं होंगी। अब एक ही ऑप्शन है बच्चों, अपने को बनाकर देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, अपने को जो है बनाकर देखना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। JEE, नीट बीट, इन सब में यही घिसे पिटे क्वेश्चन है, यही बार बार पूछ लिए जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए XeF2 की हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से हमारे सारे धुरंधर जो हैं वो देखने वाले हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या होंगे? तो भैया ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गया आपका XeF2। IF2 नेगेटिव की यदि हम बात करेंगे तो भाई ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा फील आ रहा है कि यही अपना सही आंसर है और ये यहां पर आपका नेगेटिव आ जाएगा और यही क्या होगा? तो भैया अपना सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, इधर पे आ जाते हैं अपन। NH3 BF3 में कोई नहीं हो सकता क्योंकि भाई ये आपका NH3 होगा, ये आपका NH3 होगा और ये जो है आपका BF3 होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में? तो पहला वाला जो है ना बच्चों, वही क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्योंकि यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर आपको एक रेखीय मिल रहा है, बोलो यस सर। और यहां पर भी आपको एक रेखा में मिल रहा है, इसलिए ये भी कैसा है? तो भाई रेखीय है। नीचे वाले आप बना लीजिएगा, राइट? नीचे वाले आप बना लेना है, बिल्कुल बना लेना है, स्किप मत करना। ऐसा नहीं कि सर अब तो आंसर आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा मत करना। प्रैक्टिस कर लेना नीचे वालों से, ठीक है? चलिए, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? क होगा भाई। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, धमाकेदार, मजेदार। हम और आगे बढ़ने वाले हैं। H2 अणु में HOH आबंध कोण कितना होगा? आबंध कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? संकरण। सबसे पहले हमें कौन सी चीज? तो सबसे पहले भैया अपने को संकरण पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। चलो, तो इसके लिए अपने को जो है संकरण पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें संकरण पता होना चाहिए। चलो भाई H2 को बनाते हैं। ये लो, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर। ये जो था ये 109 डिग्री था। ये जो था ये क्या था आपका? तो भाई 109 डिग्री था। अब हुआ क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हुआ क्या? तो ये जो आपके देखो VAC PR थ्योरी के बारे में सबने सुन रखा है, बोलो यस सर।
ये वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इनके बीच में हुआ भैया तगड़ा वाला प्रतिकर्षण। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच में क्या हुआ, तो भाई तगड़ा वाला आपका हुआ प्रतिकर्षण। और उस प्रतिकर्षण के कारण क्या हुआ कि ये युग्म भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, और ये 109 जो था ये आपका 105 डिग्री में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आई? तो जल के अणु में जो परिवर्तन आता है उसकी संरचना में इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण उससे उसका जो एंगल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आवंत के बीच में कोण का जो एंगल होता है, जो कोण होता है 109 डिग्री जो होता है, वो परिवर्तित हो जाता है अब किसमें, 105 डिग्री में। बात समझ में आई? तो आंसर जो है वो क्या होगा, पहला ही वाला होगा, ठीक है, उसके बाद वाले नहीं होंगे। बहुत ध्यान से देखना। तो भैया ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के कैसे हो जाएंगे, गलत ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आप इसको नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीयूईटी, जेडबलई और नीट में ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, बर्फ के दो टुकड़े को एक के ऊपर एक दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक टुकड़ा बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल इन्हें एक साथ बांधे रखता है? ओके भैया, कवि यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास बर्फ का एक टुकड़ा है, बोलो यस सर, और आपके पास बर्फ का एक टुकड़ा और है। आपके पास बर्फ के कितने टुकड़े हैं? तो आपने कहा सर हमारे पास ना बर्फ के ना 2 टुकड़े हैं। सिल्लियां ले लो यार, ठीक है। और दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना तो दोनों आपस में कैसे होते हैं भाई, जुड़ जाते हैं। बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है? तो भाई बर्फ किससे मिलकर बना है? तो H2O से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आई? और H2O जो है आपका क्या होगा, बर्फ H2O का जो है आपका क्या है भाई, ठोस वर्जन है। तो H2O और H2O के बीच में किस प्रकार का आबंधन होगा? H2O और H2O के बीच में जो होने वाला प्यार है, आबंधन है, बेसिकली वो किस प्रकार का होगा? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो, सहसंयोजक आकर्षण तो नहीं होगा, क्योंकि वो कहां पर होता है? तो भाई ये होता है आपके, सहसंयोजन आकर्षण तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो परमाणुओं के बीच में होता है। वंडरवॉल भी नहीं होगा, पर भैया बन जाता है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन आबंध, और वही क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, खत्म बात। तो भैया आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स ऑल, नोट किया जाए। हमने इस पर क्लिक किया, हम बढ़ गए आगे। चलिए, पक्का बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस 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 सर। चलिए भाई, हम बात करने वाले हैं NO3 नेगेटिव आयन के बारे में। हम बात करने वाले हैं NO3 नेगेटिव आयन के बारे में। चलो, हम बात करने वाले हैं NO3 नेगेटिव आयन के बारे में। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर आबंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होगी, ये अपने को बताना है। मतलब हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपकी मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आबंध बना रहे हैं, उसकी संख्या आपको बतानी है। बिल्कुल अपन बता देंगे, बहुत सिंपल सी ये कहानी है। कैसे बताएंगे? तो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, हम बताएंगे इनका संकरण। हम जो है वो क्या बताएंगे, तो भाई संकरण बताएंगे। और संकरण क्या होगा इसका, तो इसका संकरण हो जाएगा, नाइट्रोजन है 6 भाई, sp2 संकरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। डायग्राम कैसे बनेगा? तो भाई ये आपका नाइट्रोजन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, एक ऑक्सीजन यहां पर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं, नेगेटिव है ना, ठीक है, रुको। दूसरा वाला आपका यहां पर, तीसरा वाला ये आपका नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो भैया सही है कि गलत है? 3 बना दिए अपन ने। नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कक्षा में। गलत 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 गलत, ऐसा ये जो होगा ये आपका क्या होगा भाई, उपसहसंयोजक आबंध होगा, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो यदि आप कुल मिलाकर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आबंधों का निर्माण कर रहे हैं, कितने आबंध जो हैं, बात समझ में आई? उसकी यदि आप बात करें तो भाई 1, 2, 3 और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही? क्योंकि ये जो आबंध है इसको हम क्या बोलेंगे? तो भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक आबंध हम इसे बोलेंगे। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने दिख रहे हैं? तो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन का पेयर खाली नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कितना हो जाएगा? आबंध युग्म हो जाएंगे आपके पास 4। ठीक है, बोलो यस सर। और एकाकी युग्म कितने हो जाएंगे? तो भैया ये हो जाएंगे 0, 4 और 0, 4 और क्या हो जाएंगे? तो भाई 0 हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भैया कवि क्या कहना चाहता है। चलो, पेंट 4 इन 1 आइन में उपस्थित, ओके जी, हमसे बात हो रही है किसकी? पेंट, मतलब 5 कार्बन तो फिक्स हो गए, ठीक है, 4 इन और 1 आइन में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी संरचना बनानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें सबसे पहले जो कार्बन है ना उसकी संख्याएं बराबर बनानी पड़ेंगी। चलो, तो ये पेंट था, तो इसको अपन पेंट जैसा ही लिख देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हो गया। चलिए बड़ा बना लें, चलो बड़ा बना लेते हैं। पहला, रुको, पहला, तीसरा, चौथा और ये हो गया भाई 5वां। अब मैं कह रहा हूं 4 इन 1 आइन, 4 इन और 1 आइन। ठीक है, तो 1 आइन अपन बना देते हैं यहां पर, 1 2 3 और ये 4 इन हो गया, खत्म बात। अब जो बचा है वहां पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसके बारे में भी हमने बात की थी कि भैया सुनो, कार्बन बनाता है 4 आबंध, कार्बन बनाता है 4 आबंध। इस चीज को आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है, राइट? तो देखो भैया, ये आपका पहला हाइड्रोजन इधर नहीं लगेगा, 4 इसके हो चुके हैं, इसके भी 4 हो चुके हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका 5वां और ये आपका 6वां हाइड्रोजन हो गया। सही है कि गलत है? 5 कार्बन अपने को बनाने थे भाई। यहां पर आपने 1 लिखा है, बोलो यस सर। यहां पर आपने 2, यहां पर आपने 3, यहां पर आपने 4 और यहां पर आपने जो है क्या लिखा है? तो भाई 5 लिखा हुआ है। चलिए, क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 हमने बना दिए हैं। चौथे नंबर पे इन लगा है, पहले नंबर पे आइन लगा है। कहानी एकदम कैसी है? क्लियर है। चलो, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? तो जितने सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो काउंट कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। चलो भैया, हम काउंट करेंगे ग्रीन वाले कलर से। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले ही ऑप्शन सही हो गया। पाई 3 हो जाएंगे आपके, चेक कर लो। पाई जो है वो आपके कितने हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे। देखो 2 पाई यहां पर दिख रहे हैं, बोलो यस सर। 1 पाई आपको यहां दिख रहा है, बोलो यस सर। पाई आबंध क्या होगा? तो भैया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में एक के अलावा जितने भी आबंध होंगे वो सारे के सारे आपके पाई होंगे। 1 2 और ये 3, खत्म खेल। तो सिग्मा कितने होंगे? तो 10 होंगे और पाई कितने होंगे? तो 3 होंगे। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। चलो, ये वाला ना एरो ना बेटा ऊपर के लिए है ना, नहीं तो अपन सोचेंगे कि सर आपने बीच में लगा दिया, अब दोनों में से कौन सा सही है, हम कंफ्यूज होंगे। ऊपर के लिए। क्लियर है कहानी? यस सर, नोट करो। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग, कि निम्न अणुओं में से किसमें केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म और 3 आबंध युग्म होते हैं? अच्छा जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी बना लेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आ जाइए। तो भाई सबसे पहले आपका H2S है। बहुत सिंपल सी बात कि यहां पर आपका सल्फर है, ये यहां पर 1 2 और भैया ये यहां पर पहला हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन। इसके यदि हम बात करेंगे तो ये यहां पर Al है, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। अमोनिया की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और यहां पर तीसरा हाइड्रोजन। BF3 की यदि हम बात करेंगे तो उसको हम यहां पर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका BF3। स्ट्रक्चर आपने बना लिया, संरचना आपके सामने, अब खेल एकदम क्लियर है। किसमें केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का एक एकल युग्म? तो इसमें तो नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकल है। अपने को 1 चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही ऑप्शन होगा। क्योंकि यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे
राइट। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन एकल युग्म की यदि आप बात करते हैं, ठीक है जी, बोलो यस सर। यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एकल युग्म जो है वो आपका 1 है, और यदि आप आबंध युग्म की बात करेंगे तो भैया वो 3 है। आप यदि आबंध युग्म की बात करेंगे तो वो कितने हैं, तो वो 3 है। तो इलेक्ट्रॉन एकल युग्म कितना, 1। आबंध युग्म की आप बात करेंगे तो वो 3 है। दैट्स ऑल, आप इसे नोट करेंगे। ठीक ठीक ठीक, हम इसे क्रॉस चेक करेंगे, आंसर हमारा क्या है, तो भाई अमोनिया है। बिल्कुल सही बात है, सीधी बात। आप जितने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते जाओगे अगले क्वेश्चन में आपको उतनी हेल्प मिलती जाएगी। ठीक है, नोट करो। बहुत शानदार, मजेदार। चलो बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। यदि एक अणु आपका MX3 का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 है। अरे बाबा, क्या सवाल है रे बाबा, मजेदार है रे बाबा। चलिए, हम बात क्या कर रहे हैं, कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कितना है भाई, 0 है। तो M का संकरण क्या होगा, बहुत सिंपल, sp2 होगा। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी ये तो बताइए कैसे होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो, MX3 है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है भाई, 0 है। इसका मतलब ये कि हर तरफ लगने वाला जो कुल बल होगा उसका ले देकर जो परिणाम होगा, परिणाम नहीं परिमाण होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कैसा होगा भाई, 0 होगा। देखो, मैंने कहा M है, ऊपर की तरफ X है, X है ना, हाँ जी X है, ठीक है। यहां पर भी X है और यहां पर भी आपका X दिया हुआ है। बात समझ में आई। अब क्या होता है कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसमें डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से किस तरफ होता है भाई, नेगेटिव की तरफ होता है। पॉजिटिव से किस तरफ होता है भाई, नेगेटिव की तरफ होता है। पॉजिटिव से किस तरफ होता है, तो बेटा नेगेटिव की तरफ होता है। ये X है, हाँ रुको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये X है, ये भी X है और ये भी आपका X है। बात समझ में आई, बोला यस सर। तो पॉजिटिव से किस तरफ होगा, तो भाई नेगेटिव की तरफ होगा। अब ये देखो, एक ऊपर की तरफ है, बोलो यस सर। इसको यदि हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई ये आपका M हो गया, ये यहां पर आपका X हो गया, यहां पर भी X हो गया, यहां पर भी X हो गया। एक डाइपोल मूवमेंट आपका कैसा है, ऊपर। इन दोनों का यदि आप मिलाओगे तो भाई वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, तो भाई कैंसिल आउट कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना, डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो ये वाला जो है इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो म्यू होगा वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, तो म्यू आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में। अब ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर संकरण कैसा होगा, sp2 होगा। कैसा होगा भाई, sp2 संकरण यदि होगा और तीनों अक्षों पर यदि कोई आपका तत्व मौजूद होता है, संकरण आपका sp2 होगा, बोलो यस सर। और यदि तीनों अक्षों पर कोई ना कोई अणु या परमाणु मौजूद, अणु नहीं परमाणु मौजूद होता है, तो उस टाइम पर नेट डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसा हो जाएगा, तो भाई 0 हो जाएगा। sp2 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट करेंगे। बहुत शानदार वाली बात। ठीक है जी, चलिए हम आगे लेकर चल रहे हैं इस कहानी को। बहुत मजेदार ये होने वाली है कि निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होगी। अरे बाबा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। त्रिकोणीय है, समतलीय है, त्रिकोण होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और ये होता है आपका sp2 में। sp2 जिस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसी में भैया आपका त्रिकोणीय भी होता है, समतलीय भी होता है। बात समझ में आ रही है। और एंगल कितना बनता है, तो आप बोलेंगे सर 120 डिग्री का क्या बनेगा भाई, एंगल बनेगा। सबके डायग्राम बनाते हैं, सबके जो है वो क्या बनाने वाले हैं, डायग्राम बनाने वाले हैं। संकरण यदि पता है तो डायग्राम बनाना बड़ा आसान है। सबके मैं संकरण लिख देता हूं। इसका है बेटा sp2। कैसे किया, तो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन याद करो आज की क्लास का, उसमें मैंने आप लोगों को संकरण देखना सिखाया था। तो यदि कोई हमारा धुरंधर नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा जो है अभी से वीडियो को देख रहा है, कुछ होते हैं धुरंधर स्किप कर करके देखते हैं, बात समझ में आ रही है, तो अभी से यदि देख रहा है तो प्लीज आप सेकंड क्वेश्चन जरूर देखें। मैं लिख ही देता हूं ऊपर, कहां लिखूं मैं, ये लो, मैं यहां पर लिख देता हूं। संकरण के लिए मैंने बहुत समय लगाया था उस सवाल में, लगभग 15 मिनट के आसपास। संकरण के लिए सेकंड सवाल
आप जरूर देखें संकरण के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, आप प्लीज उसे जरूर देखें। बात समझ में आ रही है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैसा हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो देख लेना, आ जाओ। तो भाई ये तो sp2 हो गया। इसकी यदि हम बात करेंगे तो फास्फोरस है 5 और ये sp3 हो जाएगा। बोलो यस सर। इसकी हम बात करेंगे तो ये भी आपका sp3 हो जाएगा। इसकी आप बात करेंगे तो ये sp3d हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुना था, इसलिए मैं किसी भी अणु को देखकर उसका सबसे पहले संकरण बता रहा हूं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अब भैया हम बात करते हैं BF3 की। चलो तो सारे ही बना लेते हैं। तो भाई ये बोरॉन हो गया। बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी। तो ये आपका बोरॉन हो गया, ये आपका पहला फ्लोरीन, ये आपका दूसरा फ्लोरीन, ये आपका तीसरा फ्लोरीन, और यही है आपका क्या आंसर, यही आपका सही जवाब। चलिए PCl3 हम बना लेते हैं। भैया आपका P 1 2 3 4, 1 2 3 4, रसायन विज्ञान की जय जयकार। NH3 की यदि हम बात करते, 3 ही हैं। गुरुजी जोश में आ रहे थे। यदि हम NH3 की बात करेंगे भैया, ये लो इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर तीसरा हाइड्रोजन होगा। और IF3 की यदि हम बात करेंगे, इसका मतलब ये कि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d है, मतलब यहां कहीं पर आपका आयोडीन है, sp3d, sp3d, sp3d। तो 1 2 और 3, तो मुझे यहां पर पहला फ्लोरीन, यहां दूसरा फ्लोरीन, यहां तीसरा फ्लोरीन, और भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ में आई? खेल खत्म। तो त्रिकोणीय समतलीय तो ये भी है यार, वो भी है। त्रिकोणीय समतली तो ये भी और वो भी है, 2 आ गए इसमें। तो ये वाला भी त्रिकोणीय समतली होगा नहीं, पर ये थोड़ा बेंट भी तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो फिर हमारा BF3 ही आएगा। BF3 ही जो है वो हमारा क्या होगा भाई, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ में? ये एग्जैक्टली नहीं ऐसा होगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और खेल यहां पर आकर बिगड़ जाता है। ठीक है, नोट कर लो। चलो बहुत शानदार वाली बात हम बात करने वाले हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में, जो कि और इंटरेस्टिंग है। इनमें से किसकी जो आकृति है वो कैसी है भाई, रेखीय है। देखो भैया, देखो बड़ी सिंपल सी कहानी, आपको पता होना चाहिए संकरण। और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो जाकर देखना है, सेकंड वाला जो सवाल है वो जाकर देखना है। चलो SO2 की यदि हम बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। NO की बात करेंगे तो इसका आंसर भी हो, इसका भी होगा आपका sp2। sp2 ही होगा ना, धोखा तो नहीं दोगे पक्का? 5 और नहीं, इसका तो होगा आपका sp 5 इसके पास एक डोनेट कर चुका है तो sp होगा। इसका जो है वो क्या होगा, तो भाई ये तो आपका इसमें रेखी तो है पर कोई संकरण वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या होगा आपका 5 और 1 6, तो ये आपका sp2 होगा। चलिए हम एक काम करते हैं, सबकी जो है आकृति बनाते हैं, इस खेल को थोड़ा हम आगे लेकर चलते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले SO2 की। चलो ये सल्फर हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका पहला ऑक्सीजन हो गया, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन हो गया। पहली वाली बात तो बिल्कुल क्लियर। NO2 प्लस की यदि हम बात करेंगे तो भैया ये लो, ये लो, ये लो, यहां पर ये पॉजिटिव आ गया। अच्छा जी, O2 की यदि हम बात करेंगे तो ये ऐसा होगा, पहला दूसरा तीसरा, 2 ऑक्सीजन बनाने, मुझे पहला बना दिया मैंने, ये दूसरा बना दिया मैंने, और ये यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, और यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो भैया आंसर जो है वो हमारा कौन सा होगा, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। अब आप बोलोगे सर कि ये भी तो अपना रेखी है, बढ़िया सा ऑक्सीजन क्यूट सा कैसेट जैसा बन गया यहाँ पे, ऑक्सीजन ऐसे ही होता है, इसको आप, ये भी तो रेखी है ना। बात समझ में आई? भैया ये रेखीय नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई सेंट्रल एटम नहीं है, यहां पर हमारे पास कोई केंद्रीय परमाणु है ही नहीं, यहां पर हमारे पास कोई सेंट्रल एटम नहीं है, यहां पर हमारे पास कोई जो आपका केंद्रीय परमाणु नहीं है, इसलिए आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो।
प्रश्न क्रमांक कौन सा? तो भैया दूसरा, बहुत ध्यान से देखना है। कौन सी दो स्पीशीज जो हैं संरचनात्मक हैं? चलो अभी सबके हाइब्रिडाइजेशन से बता देंगे अपन। ये तो नहीं है, क्यों नहीं है? सबके मैं संकरण लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे। SO4 2 नेगेटिव, 6 और 2 8, मतलब sp3 यहां पर हो गया, NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास 5 1 6, तो भैया sp2 ये हो गया। चलो BF3 का आपने को पता है कि भैया ये sp2 होता है, पड़ोसी उसका sp3 होता है। BrO3 नेगेटिव, तो ये आपका sp3 हो गया पहला वाला। दूसरा वाला जो है आपका क्या हो जाएगा भाई? तो ये भी हो जाएगा आपका sp3, ठीक है। चौथा वाला जो है ये आपका क्या हो गया? तो भाई 6 और 4 10, तो ये sp3d हो गया। और ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा 8 और 4 12, तो भाई ये हो जाएगा sp3d2। खत्म खेल। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। सबकी आपको क्या करनी है? संरचना बनानी है और बताना है कि एक समान संरचना किसकी होगी। जल्दी से ट्राई करो, उसके बाद जो मैं बताऊंगा उससे क्रॉस चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट एकदम शानदार तरीके से आपकी खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से ट्राई करेंगे, हरी अप। भैया संकरण आपने देख लिया, संरचना हम बना लेंगे, हीरो हम बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा कैसा है तो एकदम क्लियर है। ऐसे 4 2 नेगेटिव का हम बनाने वाले हैं। ये रहा आपका सल्फर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा और ये यहां पर चौथा नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है जी। अब NO3 नेगेटिव की यदि हम बात करने वाले हैं तो भैया ये हो जाएगा आपका ऐसा, यहां पर ऐसा और इस जगह पर ऐसा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसा एग्जांपल है ना बच्चों जिसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, सहसंयोजक आबंध भी है और उपसहसंयोजक आबंध भी है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, BF3 और NF3 हो ही नहीं सकता। एक आपका sp2 है, एक आपका sp3 है। पिछले कई देर से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यदि इन दोनों का आप डायग्राम देखोगे तो ये नहीं हो सकता, ये आपका नहीं है, क्योंकि ये sp, ये देखो ये आपका कैसा है भाई? चतुष्फलकीय है। और यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका कैसा है? तो ये है आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। चलिए हम बात करने वाले हैं इधर वाले की। दोनों में sp3 है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा Br, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा यहां पर Xe, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलो भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मैंने यहां पर ऑक्सीजन लगाया, मैंने यहां पर भी ऑक्सीजन लगाया, मैंने यहां पर ऑक्सीजन लगाकर ऐसे कर दिया और मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया। बात समझ में? क्योंकि ब्रोमीन है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की यदि आप संख्या की बात करेंगे तो कितनी होगी भाई? 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2, यहां पर पहला ऑक्सीजन, यहां पर आपका दूसरा ऑक्सीजन, राइट। चलिए, और यहां पर आपका तीसरा वाला ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यदि इन दोनों में आप देखते हो तो दोनों ही आपके कैसे हैं भाई? पिरामिडीय हैं। देखो एक पिरामिड यहां भी बन रहा है, एक पिरामिड यहां भी बन रहा है, तो दोनों ही कैसे हैं आपके? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दोनों ही कैसे हैं आपके? तो पिरामिडीय हैं। और यही क्या होगा? सही जवाब होगा। और यही क्या होगा? तो भैया सही जवाब होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, नोट किया जाए, हम आगे बढ़ेंगे। पक्का बोलो यस सर। कैसी है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी। चलिए भैया, निम्न स्पीशीज में किसके केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार अन्य स्पीशीज में नहीं है? निम्न स्पीशीज में किसके केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार अन्य स्पीशीज में नहीं है? सबका संकरण देख लेते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। 6 और 4, तो ये हो गया आपका sp3d। यहां पर हम देख लेते हैं, तो भैया ये हो जाएगा आपका आयोडीन है, 7 और 3 आयोडीन है ना, ठीक है। तो आयोडीन को यदि मैं बनाऊंगा तो ये I नेगेटिव होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा, और ये I और I के साथ ऐसे कनेक्टेड होगा। चलो एक तो ये वाली बात हो जाएगी, ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो संकरण आएगा आपका, इसमें तो संकरण आएगा ही नहीं खैर, क्योंकि ऐसा कनेक्टेड है। चलो SbCl3 की यदि हम बात करेंगे और PCl5 की यदि हम बात करेंगे तो ये भी होगा आपका 5, और तो ये भी हो जाएगा भैया sp3d। अब यहां पर हमारे पास आयोडीन बच रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा sp3d, और बाकी जगह पर इलेक्ट्रॉन के युग्म आ जाएंगे। पर यदि हम देख रहे हैं SbCl5 एंटीमनी है, Sb बेसिकली SbCl2 5 नेगेटिव,
5 क्लोरीन है अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास यहां पर 5, ये तो 5 क्लोरीन अपने पास हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 7, ये 3, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, sp3d2 यहां पर हो जाएगा। और यही जो है आपका अलग होना चाहिए, नहीं रुको, ये आपका कितना हो जाना चाहिए, sbn एंटीमनी है तो 5 क्लोरीन है, sp2 sp 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पर लगाए हुए हैं, 2 नेगेटिव लगा के, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है, बिल्कुल सही है। और भैया ये आपका sp3d नहीं है, क्योंकि देखो इसमें संकरण अपन बता ही नहीं सकते। क्यों संकरण नहीं बता सकते? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। क्यों था? क्योंकि आप यदि I3 नेगेटिव की बात करेंगे तो इसके पास कोई केंद्रीय परमाणु ही नहीं है, और यदि केंद्रीय परमाणु नहीं होगा तो फिर आप भैया संकरण कैसे बताओगे? यदि केंद्रीय परमाणु नहीं है तो फिर आप संकरण कैसे बताओगे? इसलिए ये ऑप्शन जो है इसने थोड़ा सा अपन को कंफ्यूज किया, पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आंसर जो है वही होगा आपका, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BrF5 अणु जो है उसके केंद्रीय परमाणु का संकरण कैसा होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो भाई बड़ा हलवा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कैसे? क्योंकि देखो Br की यदि हम बात करेंगे तो ब्रोमीन जो है उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो भैया 7 है। फ्लोरीन की यदि हम बात करेंगे, राइट, देखो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, बोलो यस सर। फ्लोरीन की यदि हम बात करेंगे, फ्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो है आपकी 5 बटे आपने 2 किया, आप कहा क्या भैया 12 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो भाई 6 हो जाएगा। 12 बटे 2 है तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई 6 हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो जैसे ही आपका 6 होता है वैसे ही आपका संकरण निकल कर आता है कितना? तो भाई sp3 और यहां पर आपका d2। जैसे आपका ये 6 होता है संकरण निकल कर आता है sp3d2। बात समझ में आई? बस यही अपना क्या होगा? तो भाई सही ऑप्शन होगा। चलो बच्चा इसको क्रॉस चेक अपन करेंगे। कहानी बिल्कुल सिंपल है, हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न अणुओं के युग्मों में किसमें केंद्रीय परमाणु sp2 संकरित है? ओके जी, तो हम एक काम करने वाले हैं, सबका संकरण देखने वाले हैं। चलो तो भाई NO2 नेगेटिव का संकरण कितना हो जाएगा? तो 5 6 sp2 NH3 sp3, साथ साथ में नोट करेंगे sp2 नाइट्रोजन sp2 sp2। चलो NH2 नेगेटिव है तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो भैया 5 और 1 6 और 2 8 sp3 ठीक है। और H2O भी क्या होगा आपका? sp3 होगा। BF3 क्या होगा आपका? तो भाई sp2 होगा। और यार ये और ये तो सेम हो गया ना। ख और घ की यदि आप बात करोगे तो दोनों ही सेम है, तो ये तो आपका sp2 हो गया। चलो ठीक है, ये मेरे ख्याल से बोनस क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है और हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो दोनों कैसे आ रहे हैं? तो भाई सेम आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा बोनस क्वेश्चन हो सकता है। ख और घ में से कोई भी अपना सही हो सकता है। यह पूछा गया है कि निम्न अणुओं के युग्मों में किसमें आपका जो केंद्रीय परमाणु है वो sp2 संकरित है? बहुत ध्यान से देखेंगे, केंद्रीय परमाणु किसमें आपका sp2 संकरित है? तो भाई सीधी सी बात, यहां पर भी है, यहां पर भी है। दो ऑप्शन आपके सही है, तो बी और डी जो है उस पर आप टिक लगा दीजिए। यहां पर कोई एक होगा, बट बी और डी दोनों सेम है और बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, यस सर, बहुत शानदार सी कहानी। हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आइए बताओ भाई, निम्न युग्मों में कौन सा समसंरचनात्मक है, मतलब जिनकी आकृति और संकरता एक समान है। हाइब्रिडाइजेशन और आकृति जो है वो कैसी है? तो भाई एक समान है। राइट, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मजा आने वाला है। चलो चलिए, तो अब आपने जो है डायग्राम बना लिया होगा, अब जो हम करने जा रहे हैं उससे आप क्रॉस चेक करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास है भाई BCl3 और जैसा कि पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया है कि हम सबके क्या करने वाले हैं भाई, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, राइट, और उसके बाद सबके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो भैया, तो BCl3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। पर यदि आप BrCl3 की बात करते हैं, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, sp3d। वहीं के वहीं यदि आप NH3 की बात करेंगे, ये आपका sp3 है, और NO2 आपका क्या होगा, तो यार NO2 नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, sp2। सिर्फ NO3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि NO3 जो है वो नाइट्रेट आयन के रूप में होता है, इसलिए ऊपर हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यदि हम वहीं के वहीं NH3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका sp3 और BF3 हो जाएगा आपका sp2। BF4 नेगेटिव जो है दिस विल टर्न इनटू व्हाट, sp3, एंड NH4 पॉजिटिव जो है ये भी परिवर्तित हो जाएगा किसमें, तो भाई sp3 में। ठीक है, और ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें संरचना जो है वो एक समान होगी, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हम सबके बना सकते हैं, पर देखो इतने सारे क्वेश्चंस के अपन ने प्रैक्टिस की है, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि जो सबसे नीचे वाला है उसकी संरचना कैसी होगी, एक समान होगी, टेट्राहेड्रल होगी, राइट, और भैया चतुष्फलकीय होगी। तो ठीक है, फिर मेरे ख्याल से वही अपना क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर बोरॉन है, उसके पास जो है 4 आपके फ्लोरीन जो है, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन एक समान है, जुटे हुए हैं, ये नेगेटिव हो गया। वहीं के वहीं यदि हम NH4 की बात करें तो भाई ये देखो, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कैसा हो गया, तो भाई 5वां, वो आपका अमोनियम आयन हो गया, ये आपका बोरॉन टेट्राफ्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर, बोलो यस सर, बहुत शानदार वाली बात। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। भैया सीधी बात, जब भी संकरण का क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले जो है क्या पता होना चाहिए भाई, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कौन सा है। पहले आपको संकरण पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसकी संरचना क्या होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो संकरण जो है वो ये बताता है कि कितने अक्ष बनेंगे, संरचना जो है वो ये बताती है कि कितने अक्षों में आपके जो परमाणु हैं वो लगे हुए हैं। एक उदाहरण भी इसका अपन ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई sp3 है, तो sp3 जो है ये आपका CH4 में भी होगा, ये आपका NH3 में भी होगा, और भैया ये आपका H2O में भी होगा। आपने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, sp3 इस तरीके से काम करेगा। चलो अब यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे, देखो 4 अक्ष अपने को सब में बनाने हैं। आपने कहा हाँ जी सर, 4 अक्ष तो अपन सब में बनाएंगे, 4 एक्सिस तो अपन सब में बनाएंगे, बना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो। देखो 4 मैंने सब में बनाए, बात समझ में आई। पर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर हमने रखे हैं 4 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। तो उसकी आकृति की जब हम बात करेंगे, देखो आपको संकरण से यह पता चला अक्षों की संख्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या पता चला भाई, अक्षों की संख्या। संकरण से आपको पता चला अक्षों की संख्या, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। संकरण से आपको पता चला अक्षों की संख्या, पर यदि आप इस वाले को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी यहां पर ना ये होगा चतुष्फलकीय। क्या होगा, तो भाई ये हो जाएगा चतुष्फलकीय। बात समझ में आई। पर यदि आप इस जगह पर देखेंगे तो भाई सीधी सी बात है, ये यहां पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा पिरामिडीय। पिरामिडी ये कैसा बनेगा, तो भैया ये पिरामिडीय बनेगा। तीसरी बात ये कि जब हम H2O की बात करते हैं तो यहां पर हमने लगाया है पहला हाइड्रोजन, यहां दूसरा लगाया, यहां पर ऐसा और ये यहां पर ऐसा। बात समझ में आ रही है। इसको एक और एंगल से यदि हम देखेंगे तो भैया हमको एक ऐसा दिखेगा, ऐसा मिलेगा। यहां पर 105 डिग्री वाला आपको जो है एक एंगल मिलेगा, एक चोटी यहां पर होगी, एक चोटी यहां पर होगी। बात समझ में आई। तो यदि आप इस वाले को देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, तो वही मुड़ा हुआ दिखेगा। बात समझ में आई। तो बस बेटा यही जो है खेल बच्चों के समझ में नहीं आता है। आपको ये लगता है कि सर यदि sp3 है, आपको ये लगता है कि सर यदि ये sp3 है, इसका मतलब ये कि ये हमेशा ही क्या होगा भाई, चतुष्फलकीय होगा। sp3 से अक्षों की संख्या का पता चलता है, संरचना जो होती है, राइट, वो उसमें हम सिर्फ काउंट करते हैं क्या, जिसमें आपके परमाणु लगे होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उसको हम लोग संरचना में काउंट बिल्कुल भी नहीं करते। क्लियर है कहानी, बोला यस सर। अब इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, चलिए
चलिए, बहुत शानदार वाली बात, बहुत शानदार वाली बात। अगला सवाल जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है कि भाई 1.5 आबंध क्रम जो है राइट वो किस में होगा। तो देखो, कॉन्सेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं, हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड किस पर करता है भाई, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो भैया, 1.5 उसमें तो नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, जिसमें आपके सम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें आपके कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होंगे भाई, सम होंगे। यदि सम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1.5 आबंध जो है वो हो ही नहीं सकता। विषम इलेक्ट्रॉन में ये होगा, बात समझ में, क्योंकि उसके लिए अपने को क्या लाना पड़ेगा भाई, 3/2 जैसा कुछ लाना पड़ेगा, बात समझ में, या भी अपने को जो है 9 कितना लाना पड़ेगा, 6, ऐसा कोई आंसर लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर ही आपका आंसर जो है वो 1.5 के आसपास आएगा। चलो, ये वाली भी बढ़िया वाली बात है। तो सम इलेक्ट्रॉन में तो नहीं होने वाला, विषम इलेक्ट्रॉन में ही होगा। सम इलेक्ट्रॉन वाले को पहले हटा देते हैं। चलो, तो ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये दोनों विषम वाले हैं, ठीक है। हालांकि इनका मैं बॉन्ड ऑर्डर यानी कि आबंध क्रम जो है वो भी बता देता हूं, बात समझ में आ रही है भाई। इसका कितना होगा, तो देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मतलब यदि यहां पर देखेंगे तो भाई 2 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका कितना होगा, तो भाई ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। हम यहां पर देखेंगे तो 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसका कितना होगा, तो भैया इसका 2 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहां पर डैश डैश डैश, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। और यदि हम O2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात, O पॉजिटिव पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो जाएगा आपका क्या, तो भैया 2.5। बात समझ में आ गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि मुझे ये नंबर्स कैसे पता चले, तो हमने संपर्क किससे किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। चलो जल्दी से बनाते हैं, बाकी के क्वेश्चंस में भी काम आ जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी तो है, इंटरेस्टिंग भी है। चलिए भैया, तो हमने कहा कि हम जो है एक तीर मारेंगे यहां पे। बेटा हमने एक तीर मारा, हमने कहा कि हम जो है एक तीर मारेंगे, हमने एक तीर मारा, और तीर कैसा मारा, तो भाई शानदार मारा। चलो, ये ऊर्जा कक्षा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना भी करने की जरूरत नहीं, रुको इसको और छोटा कर देते हैं। ये लो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आपको यदि याद हो तो हम कह रहे हैं कि भाई ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, जैसे जैसे कक्षक बढ़ते जाएंगे ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसी होगी भाई, बढ़ती जाएगी। आपने कहा हाँ जी सर। अब देखो बेटा, हम सिर्फ बना रहे हैं 2p के लिए, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो 8 होता है। बोलो यस सर। भाई इसके लिए 1s2 होता है, इसके लिए 2s2 होता है, इसके लिए 2p6 होता है। बात समझ में आ गई, बस खत्म खेल। 2p6 नहीं, 2p4, 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 ठीक है। 2p6 जो है वो तो आपका किसके लिए हो जाएगा, नियॉन के लिए हो जाएगा। चलिए भाई, तो आपके पास 8 पूरे हो गए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक डिब्बा बनाया। आपने कहा हाँ जी सर। हमने बेटा एक और डिब्बा यहाँ पर भी बनाया। आपने कहा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। हमने एक छोटको डिब्बा यहाँ पर बनाया, हमने एक बड़का डिब्बा यहाँ पर बनाया, हमने एक बड़का डिब्बा यहाँ पर बनाया, हमने यहाँ पर एक छोटा डिब्बा बनाया। बात समझ में आए। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर पूरा एमओटी जो है उसका आपका रिवीजन होने वाला है। कैसे होने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं भाई ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में, और उसमें भी पी पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, दैट्स ऑल। अपन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को बनाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। चलो, एक वहां से आया, एक वहां से आया, फिर एक यहां 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 से आया। ये ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर। एक इधर से आया और भैया एक इधर से आया। अब यदि आपको पता हो तो ये जो होती है ये आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है, मतलब कि भैया ये आबंधन कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, आबंधन कक्षक। और ये कैसे होते हैं, तो भाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं, प्रति आबंधन कक्षक होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग, ये होते हैं आपके बॉन्डिंग। ये ठीक है, बात समझ में आ गई, यस सर। तो बहुत ध्यान से देखना, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपके होंगे। अब जब हम निकालते हैं क्या भाई, आबंध क्रम निकालते हैं, ये निकाल रहे हैं, आबंध क्रम निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो निकाल लेंगे, काहे घबराते हो। देखो इधर मैं क्या कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट का भी साथ में क्या चल रहा है भाई, रिवीजन चल रहा है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भाई अब मेरे को निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बात समझ में आई। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर,
क्योंकि आप लोगों को नीट, सीयूईटी, जेईई की भी तैयारियां करनी है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई भी जो चीज है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो भाई यही आपका आबंध क्रम हो जाएगा। तो भैया ये आबंध क्रम हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2। बात समझ में आई। और भैया आपको क्या करना है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, देखो बेटा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने कहा 1/2 यहां पर 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो भाई 2 है, ये लो 4/2/2। तो यदि आप ऑक्सीजन की बात करोगे, देखो सारे यहीं पर बनाने वाला हूं, तो ये किसके लिए बना रहे हो आप ये बना रहे हो ऑक्सीजन के। तो O2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 आ गया। आपने कहा हाँ जी सर O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना आ गया, तो भाई 2 आ गया, चलो ये वाला हो गया। बात समझ में आई। अब एक काम करते हैं O2 नेगेटिव के लिए बनाते हैं। अब एक काम करते हैं O2 2 नेगेटिव के लिए बनाते हैं। O2 2 नेगेटिव, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप पहले पक्का। चलिए तो आप O2 2 नेगेटिव के लिए बनाएंगे, तो इसको मैं यहां से बदल देता हूं और मैं यहां पर लिख रहा हूं अब किसके लिए, तो भाई O2 2 नेगेटिव के लिए। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के लिए ना ऑक्सीजन बड़ा फेवरेट है। क्वेश्चन यहां से लपेटते ही लपेटते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए भाई, तो O2 2 नेगेटिव की यदि हम बात करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया बेटा। बात समझ में आई। बॉन्ड ऑर्डर की यदि अब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई नीचे तो आपके 6 थे, फिर आपके 4 हो गए, फिर आपको 2/2 मिला, आंसर आपका 1 आ गया। बात समझ में आई। O2 2 नेगेटिव है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा भाई, ग्रहण किया होगा, आंसर आपका 1 आ गया। आपने कहा ओके सर, आंसर आपका 1 आ गया। बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी भाई, O2 नेगेटिव की हम बात करेंगे। चलो O2 2 नेगेटिव नहीं, अब हम बात करने वाले हैं बबुआ O2 नेगेटिव की। चलिए O2 नेगेटिव की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो तो O2 नेगेटिव की यदि हम बात करेंगे, इसका मतलब ये कि अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन किया गया है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको क्या किया गया है, तो भाई गेन किया गया। चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब एक ही इलेक्ट्रॉन को यदि गेन किया गया है तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो हट जाएगा। कैसा होगा भाई, हट जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर वहां पर अब 4 की जगह देखो, नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो अब यहां पर 3 आ जाएगा। So now this will turn into about 3/2 is equal to 1.5 और यही अपना आंसर होगा 1.5। देखो यही अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। ये दोनों तो चेक किए हैं, उसके लिए प्लस लगाया, सही लगाया था मैंने। बात समझ में आ रही है, तो ये चेक कर लिया। अब 1 पॉइंट जो है यही क्या होगा अपना भैया, सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आप बात करते हो एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, आप ना बड़े परेशान रहते हो कि सर कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बड़े बड़े डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। भैया नहीं होना है कंफ्यूज, बहुत हलवा है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, ये भी देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं O2 प्लस की। चलो O2 प्लस हम देख लेंगे, देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। आ जाओ O2 प्लस, ठीक। आइए O2 प्लस है, मतलब कि ये तो हटेगा ही हटेगा यहां से, ये भी हटेगा ही हटेगा यहां से, O2 प्लस है ना, और ये इलेक्ट्रॉन भी हटेगा। O2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही आपने बाहर निकाल दिया, वो निकाल दिया आपने इलेक्ट्रॉन बाहर, तो भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई। तो ये भी यहां से गायब हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लो। एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। आपने कहा अरे वाह सर बढ़िया है। तो चले भैया, अब यहां पर हम लिखने वाले हैं कितना, तो 1, तो ये हो गया आपका कितना 5/2 और दिस विल टर्न इनटू 2.5। बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 O2 प्लस के लिए। ये देख लो 2.5 है, ये भी अपन क्रॉस चेक कर चुके हैं, पर ये अपना आंसर नहीं है, आंसर होगा अपना 1.5। क्लियर, खत्म खेल। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के साथ पता है आपने यदि गौर किया होगा तो इन सारी चीजों को मैंने सवाल पढ़ते से ही यहां पर लिख दिया था। क्यों? क्योंकि भाई अपन ने उसकी क्या करी थी, प्रैक्टिस करी थी। आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली कहानी आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी।
ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेंगे सारे धुरंधर, हम बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आइए, O2 से क्या मजेदार सवाल है यार, मतलब वही अपने को आंसर मिल गया। O2 से O2 माइनस आयन में परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस कक्षक में जुड़ता है? चलो देख लेते हैं भाई, यही बना लेते हैं, तब मजे वाली बात है। चलो आ जाओ, यहां पर बना रहा हूं मैं O2, रुको, यहां पर मैं बना रहा हूं O2 और यहां पर मैं बना रहा हूं O2 नेगेटिव। चलो तो इसको अपन थोड़ा सा जो है इधर शिफ्ट कर लेते हैं। बोलो यस सर, यहां 3 डिब्बे बनाएंगे, यहां पर भी हम 3 डिब्बे बनाएंगे, इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेंगे, यहां पर भी जो है हम 3 डिब्बे बनाएंगे। चलो ये भी आपका हो गया। O2 क्या था बेटा? नेगेटिव था। यहां पर भी हम 3 डिब्बे बनाएंगे, 1 2 3, यहां पर भी हम 3 डिब्बे बनाएंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो O2 की यदि हम बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा। O2 नेगेटिव की यदि हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, हम P वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही बना रहे हैं, आप ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमने जो है वो बढ़ा दिया। यदि इतना समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो बीच में अपन बीच में हम एक रेखा भी खींच देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद क्या बचा? तो भाई नीचे एक ऑर्बिटल रहेगा, यहां पर 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे, बड़े बन गए ऑर्बिटल्स, छुटको बनाते हैं उनको। फिर यहां पर 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे और भैया ऊपर की तरफ एक ऑर्बिटल रहेगा। ऑन द सेम वे नीचे एक ऑर्बिटल होगा और यहां पर 2 ऑर्बिटल्स, यहां पर एक ऑर्बिटल और ये यहां पर दूसरा ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पटकना हमने शुरू किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को हमने पटकना शुरू किया, इतना तो दोनों में ही रहेगा, पहले ही बना देते हैं। बात समझ में आई? अब देखो खेल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला। चलो भैया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक बेटा यहां से निकला। ऑन द सेम वे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाएगा, ये वाला, इधर वाला भी यहां आ जाएगा, और ये जो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ था ना, वो यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो भाई सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। यही हुआ, ये आपका O2 था, उधर वाला O2 आपका क्या था? तो भाई नेगेटिव था। O2 और क्या था बेटा? तो नेगेटिव था। चलो यही बात हुई ना, आपने कहा हाँ जी सर, बात तो यही हुई। क्लियर है कहानी? अब जब बात यही हुई तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि ये पाई होता है और ये जो है ये पाई स्टार होता है। आप जानते हो कि एक आपका जो कक्षक है वो आपका सिग्मा होता है, और 2 कक्षक यदि एक साथ में होते हैं, बात समझ में आ रही, तो वो सिग्मा आपका पाई होता है। वैसे ही यदि आप बॉन्डिंग की बात करोगे, ये कौन से थे? तो भाई बॉन्डिंग थे। और ये कौन से थे? तो भाई एंटी बॉन्डिंग थे, प्रतिआबंधन थे। बोलो यस सर। तो आप यदि बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर कोई स्टार नहीं आएगा, पर यदि आप एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर स्टार लगा दिया जाएगा। बड़ी शानदार सी ये कहानी है, राइट? बोलो यस सर। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऐड हुआ था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड हुआ था वो किस में ऐड हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था वो कहां पर गया? तो आप बोलोगे सर वो ना पाई स्टार वाले में चला गया। ये तो कहां चला गया? तो भैया वो पाई स्टार वाला जो भी पार्ट था वहां पर जाकर वो क्या कर रहा है? तो वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। क्या हम इसको चेक कर लें? बिल्कुल सही बात। चलो तो बस जितने अभी एमओटी के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं यही घिसे पिटे रिपीट होते रहते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। XCF2 जो है वो निम्न में से किसके साथ में संरचनात्मक है? हम सबसे पहले जल्दी जो है सबका स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया इसका तो sp3 हो जाएगा, छोड़ दो 8, ठीक है। इसका हो जाएगा 7 और 1 8, और ये sp3d हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो, और इसका भी निकाल लेते हैं XCF2 का, तो ये हो जाएगा आपका sp3d2 इसका हो जाएगा। चलो उसकी संरचना बनाते हैं और देख लेते हैं भाई XEF2, ठीक है।
sp3d नहीं d sp3d नॉट d2। 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, sp3d होगा। चलो भैया, मतलब कुल मिलाकर कितने, देखो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी संख्या 2 है, 8 में आपने 2 को जोड़ दिया, डिवाइड बाय आपने 2 कर दिया, जो आ गया उससे आपका निकल जाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम डायग्राम बना लेंगे, हम हीरो बन जाएंगे। चलो 1 2 3 4 5, यहां पर फ्लोरीन, फिर यहां पर फ्लोरीन, फिर यहां पर डॉट डॉट, फिर यहां पर डॉट डॉट, फिर भैया यहां पर डॉट डॉट, खेल खत्म। ठीक है, तो लीनियर बन रहा है। TeF2 जो है ये तो हो ही नहीं सकता, बात समझ में आई। ICl2 नेगेटिव मेरे को लग रहा है, पूरी पूरी फील आ रही है यहां से। ये आई हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने क्लोरीन को यहां पर पटक दिया है और मेरे पास 1 2 1 2 और 1 2। क्या यही हमारा आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में, क्योंकि एक जैसी संरचना दिख रही है, तो बिना संरचना के आप, बिना संकरण और संरचना के आप नहीं बता सकते हो कि जो है, ठीक है, कि भैया संरचना एक समान होगी कि नहीं होगी। बट इसकी भी एक ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो इन दोनों के पास और ऊपर वाले के पास कुल नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, वो कैसी होगी, तो आप बहुत ध्यान से देखना। मतलब एक समान तो नहीं होगी, बात समझ में आ रही, एक समान तो नहीं होगी, पर देखो आयोडीन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपने कहा सर 7 है, नेगेटिव लगाए तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो भाई इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज़ेनॉन के पास भी 8 है। क्लोरीन वहां पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है और वहां पर फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। बहुत शानदार सी बात। तो वही अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे पक्का। चलिए बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। हम लोग निम्न युग्मों में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया जो है वो किस में होती है, मतलब द्विध्रुव से प्रेरित द्विध्रुव किस में होगा, तो भाई सीधी सी बात है H2O और अल्कोहल में। बात समझ में आ रही है। H2O जो है वो यहां पर एक डायपोल है, अल्कोहल जो है वो डायपोल नहीं है। H2O जो है अल्कोहल के साथ कनेक्ट कर लेगा, और क्योंकि भैया अल्कोहल जल में घुलनशील है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बहुत शानदार से कहानी, नोट किया जाए। राइट, चलो बहुत मजेदार बात है ना। चलिए आइए हम आगे बढ़ेंगे अगले वाले। अच्छा ये हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। निम्न में से पराचुंबकीय जो है वो कौन सा वाला आपका आयन होगा, वो आपको बताना। देखो भाई, पराचुंबकीय का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जो अंतिम कक्षक है, अंतिम कक्षक जो है, बात समझ में आ रही है, उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अंतिम कक्षक, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो देखो बेटा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो आपका अंतिम कक्षक है, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षक में यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, आपका पराचुंबकीय होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, खत्म बात। अनु मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक है। चल क्लियर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब विषम, ध्यान से देखिएगा, विषम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम यहां चलते हैं, बात समझ में। देखो ये विषम इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें और इसमें। देखो यहां 4 है, वहां 3 है, 7 विषम इलेक्ट्रॉन यदि हैं, तो यहां पर कैसा हो जाएगा भाई, तो वहां सम तो नहीं हो सकता, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि है, किसी भी अणु के अंतिम कक्षा में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बाबूजी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि बेटा वो आपका क्या होगा, पराचुंबकीय होगा। बस खत्म खेल। कुल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सीधा सा खेल है। कुल इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कर लो, तो भाई काउंट कर लो, गिन लो। चलो यहां देख लेते हैं, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, एक दे दिया, तो कुल इलेक्ट्रॉन यहां पर 15 हो गए, सॉरी 14 हो गए। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो भाई 6 और 8, ये भी 14 हो गए। यहां कितने हो गए, तो ऑक्सीजन यहां पर 15 हो गए, और Cn नेगेटिव यदि है तो यहां पर 6, यहां पर 7, टोटल 13, फिर एक 8, तो यहां पर भी 14 हो गया। बात समझ में। अब इसमें ना एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है, पता है कौन सा, कि भैया ये वाला जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बात समझ में आ रही है। पर यदि आप इसकी बात करते हैं, राइट, यदि आप इसकी बात करते हैं, O2 नेगेटिव की यदि आप बात करते हैं, गॉट इट, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका पराचुंबकीय, क्योंकि इसके पास कुल विषम इलेक्ट्रॉन है
और अभी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स यदि 15 है तो भैया जोड़ी बनी नहीं सकती, एक बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल ही रहेगा, अकेला ही रहेगा, इसलिए बन जाएगा ये क्या, पराचुंबकीय। ठीक है, अच्छा सवाल था, नोट कर लो बच्चों। और मैं फिर से बता दूं कि स्कूल के एग्जाम्स के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन जो है वो नीट, जेईई, सीयूईटी और आपके जो स्टेट बोर्ड की, स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, पूछा गया है निम्न में से किसकी समतल त्रिकोणीय आकृति होगी। भैया समतल त्रिकोणीय आकृति होने के लिए आपका sp2 संकरण होना जरूरी है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या होगा, इसमें है आपका sp2, इसमें है आपका इसमें भी आपका sp2 और इसमें है आपका sp। तो इन दोनों के हम डायग्राम्स बना लेते हैं, खेल बड़ा सिंपल है। चलो, तो भैया ये तो आपका NO2 बन गया। चलो, यहां पर, यहां पर, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, दैट्स ऑल। अब ये काउंट नहीं होगा, देखो ये समतल त्रिकोणीय होगा, नहीं तो फिर वही बात कि सर sp2 है तो समतल त्रिकोणीय ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना, देखो अपन इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको क्या बोलेंगे, मुड़ा हुआ। तो ये कैसा है भाई, मुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे, पर ये कैसा है, समतल त्रिकोणीय है, इसलिए सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ख फॉर खरगोश। सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ख फॉर क्या, धोखा। धोखा 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 हुआ है, बात समझ में आ रही है। सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भैया आपका, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी, ये हो जाएगा बेटा ख फॉर खरगोश। नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन आपके 6 हो जाएंगे, नहीं भैया ख ही होगा। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से मेरे ख्याल से बोनस क्वेश्चन रहा होगा, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है इसका पार्ट 1 बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा लंबा जरूर था पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कवर कराया है। यदि कहीं पर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। राइट, अब हम चल रहे हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और इसका वाला सेकंड पार्ट आपको मिलने वाला है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जहां पर आपको देखो इंग्लिश मीडियम के लिए सारी कक्षाएं नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो अगला जो पार्ट है अब आपको वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होगा क्योंकि आपका बढ़िया से रिवीजन हो चुका है और ये वो सारे क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिनसे आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में जहां हम और मजा लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।